दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं गेम ऑफ ऑब्सेशन, एपिसोड 26, इंटिमेसी। अब आगे। कवि ब्लेजर पहनते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, अब तो हर पल तुम्हारे जिस्म के लिए मेरी तड़प बढ़ रही है। कितना वार्न किया तुझे अपनी बहन को समझा दे, मेरे डेट से दूर रही जम, अगर तूने मेरी धमकी को इग्नोर किया। अब तेरा सामना उस कविन से होगा जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड कांपता है। अपने दिमाग में कुछ खुरापती सोचते हुए वो केस इंडस्ट्री चला गया। होटल रूम। मीरा 1 घंटे पहले होश में आ चुकी थी। वो एकटक परम के चेहरे को देख रही थी जो उसके सीने में मुंह धंसाए सो रहा था। मीरा नहीं जानती जो परम इतने बड़े बड़े प्यार के वादे करता था, एक दिन मीरा को इतनी बुरी तरह ट्रीट करेगा। कल उसने गुस्से के चलते मीरा का आर पे किया था और अभी कितना आराम से सो रहा है। मीरा रोते हुए खुद से बोली, मैं गलत थी परम, तुम तो मेरा प्यार डिजर्व है नहीं करते हो। हम बहुत बार फिजिकल हुए हैं, जहाँ तुमने हर बार मुझे इतना प्यार किया, मेरे दर्द का ख्याल रखा और कल मान के आते ही तुमने मेरी इज्जत के साथ। छी, तुम बहुत बुरे हो। तुम एक माफिया हो जिसके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। परम को हलचल करता देख मीरा आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। परम आंखें खोलता है। अपने चेहरे पर रुई से भी मुलायम चीज महसूस करके उसने झट से आंखें खोली। मीरा के लाल हो चुके सीने को देखते हुए उसे कल रात का अपना बिहेव याद आ जाता है। मैं मेरी मीरा का आर पे कैसे कर सकता हूँ? वो कितना चीख रही थी, फिर भी मैंने खुद को उसके अंदर पुश किया। ओ नो, इतना मन में कहते हुए उसने मीरा से दूर होकर उसकी पूरी बॉडी के देखा, जहां उसके दांतों और उंगलियों के निशान मौजूद थे। परम मीरा के दोनों पैर अलग करते हुए उसकी सॉफ्टनेस को देखकर बुरा फील करता, तभी उसे मीरा की कही बात याद आ गई। हाँ, वो मुझे बहुत खुश करता है। बैड। मीरा के पैरों के बीच बेरहमी से फिंगरिंग करते हुए उसने मीरा को देखा जो चिल्लाने लगी थी, आह छोड़ो, मैं और नहीं सह सकती। मीरा की चीखें सुनकर परम ने कहा, मजा आ रहा है बेबी? रोज रात तो तुम्हें मजा आता था और अब क्या हुआ? मुझे फील करो, देखो मेरी तरफ। मीरा ने नजरें दूसरी और फिर गुस्से में कहा, तुम एक रेपिस्ट हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे तुम? आई हेट योर पैरम, आई हेट यू, ए लीव मी बाटार्ड। मीरा की सॉफ्टनेस में एक साथ 3 फिंगर इंटर करके परम गुर्राया, और 2 दिन नहीं हुए उस लड़के को आए और तुम मुझे हेट यू बोलने लगी। सच में इतना ज्यादा सेटिस्फाई करता है तुझे वो, जो तू उसके लिए मेरे प्यार को ठुकरा रही है? मीरा बहुत झटपटा रही थी जिससे उसके नाखून परम को चुभने लगे। परम टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ओ बेबी, जस्ट फेल इट। मीरा की जान हलक में आ चुकी थी। परम उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मेरा नाम लो बेबी। मीरा चिल्लाते हुए बोली, आह तुम बाहर में जाओ, मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं आहे। परम गुस्से में उसके निप्पी को काटते हुए बोला, तुझे सबक सिखाना जरूरी है? फियांसी हूँ तुम्हारा और अपना हक लेना मुझे आता है। कहते हुए उसने मीरा के दोनों पैर अलग करके अपने होंठों में उसकी सॉफ्टनेस को भर लिया और उसे काटते हुए चूमने लगा। साथ ही उसके दोनों हाथ मीरा के उभारों को बेरहमी से मसल रहे थे। मीरा को बहुत अजीब फील हो रहा था। ना चाहते हुए भी परम का टच उसे उकसा रहा था। आधे घंटे बाद परम मीरा की सॉफ्टनेस को चूमते हुए बोला, तुम तो रेडी हो मुझे अपने अंदर बसाने के लिए? देखो कितना वेट हो गई हो। कहते हुए उसने वहां उंगलियों से सहलाया और लीक करके बोला, मुझे पता है मेरी जान तुम्हें कैसे पिघलाया जाता है। आखिरकार मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने तुम्हारी किटी को देखा है, छुआ है, महसूस किया है, काटा है, लीक किया है और इसके अंदर समाकर तुम्हारी आग मिटाई है। परम की घटिया बातें सुनकर मीरा ने उससे मुंह फेर लिया और परम को गुस्सा आ गया। मीरा को तकिए में मुंह धंसाए रोता देख परम गुस्से में खुद को मीरा में रगड़ने लगा। मीरा को जबरदस्ती अपनी ओर खिंचकर परम बोला, मेरी आंखों में देख। मीरा उससे नजरें फेरना चाहती थी, मगर परम की पकड़ बहुत मजबूत थी जिससे वो चेहरा तक हिला ना पाए। उसकी आंखों में देखते हुए परम एक झटके में मीरा के अंदर समा गया और जोर से कमर हिलाने लगा। मीरा को बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बाहर निकल मीरा में दोबारा फोर्स के साथ दाखिल होते हुए परम ने कहा, कैसा लगा बेबी? देख मेरा हक क्या है तुझ पर। आई एम योर्स बेबी एंड यू आर माइन ओनली माइन। कहते हुए उसने 3-4 बार वही सिलसिला जारी रखा। एक और बार मीरा में दाखिल होकर परम ने कहा, देख कैसे मेरे वजूद ने तेरे वजूद में कब्जा किया है। अब मीरा की सहन शक्ति खत्म होने को आई थी। परम अब रियल गेम स्टार्ट करते हुए बहुत जोर से मीरा को तकलीफ देने लगा। मीरा दर्द सहने के लिए बेडशीट को मुट्ठी में भींचकर रोने लगी और परम बहुत जोर से कमर पुश करते हुए कहता है, आह बेबी तुम बहुत गर्म हो, तुम्हारी गर्माहट मुझे पागल कर रही है। तुम मेरी हो मीरा, सिर्फ मेरी।
2 घंटे बाद मीरा से दूर होकर मीरा की सॉफ्टनेस से बाहर निकल टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे अंदर जाना जरूरी है ताकि तुम हमारे बच्चे को दुनिया में लाओ। कहते हुए उसने वॉशरूम से एक गिला टॉवल लाकर मीरा की सॉफ्टनेस को क्लीन किया और मीरा के माथे, पूरे चेहरे और होठों को चूमा। मीरा का उदास चेहरा देख उसने कुछ नहीं कहा, बस उदास मन सी बाथरूम चला गया। उसके जाते ही मीरा लड़खड़ाते कदमों से खड़े होकर कपड़े पहन रूम से निकल गई। होटल लॉबी में किसी लड़की को बेहोश देखकर देवजी रावत ने इग्नोर किया, मगर मीरा को देख वो बिना एक पल गवाए उसे हॉस्पिटल ले गया। कमरे में पहुंच मीरा को बेड पर ना देख परम को बहुत फिक्र होने लगी मीरा की। वॉशरूम में शावर लेते वक्त उसने सोच लिया था अपने गलत बिहेवियर की माफी उससे मांगेगा। उसने बॉडीगार्ड को कॉल लगाया, मगर उनकी बात सुन वो जल्दबाजी में रोते हुए हॉस्पिटल निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रीन फ्लावर शॉप से निकल सरावत मेंशन जाने के लिए बहुत डर रही थी। कविन सरावत जैसे माफिया और सन के आदमी के साथ एक घर में रहना रीन को बहुत परेशान कर रहा था। आज प्रेम का बर्थडे था, इसलिए रीन ने उसका फेवरेट फोन खरीदा है ताकि उसे गिफ्ट कर सके। बस में बैठकर रीन कवि की बुरी बातों को याद करके रो रही थी। वही कवि आज मुश्किल से काम में मन लगा पाया था। उसे कैसे भी करके रीन को दबोचना था, इसलिए वो सरावत मेंशन के लिए निकल गया। पर मेंशन पहुंच बड़े से एंट्रांस से सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगी और हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसका हैंडसम फेस गुस्से में लाल हो चुका था। कवि खुद से दांत पिसते हुए बोला, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी लड़की। तेरी चीखें ना निकलवा दी तो मेरा नाम कविन सरावत नहीं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 27 गैर मर्द के साथ बेड शेयर। अब तक वही कवि आज मुश्किल से काम में मन लगा पाया था। उसे कैसे भी करके रीन को दबोचना था, इसलिए वो सरावत मेंशन के लिए निकल गया। पर मेंशन पहुंच बड़े से एंट्रांस से सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगी और हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसका हैंडसम फेस गुस्से में लाल हो चुका था। कवि खुद से दांत पिसते हुए बोला, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी लड़की। तेरी चीखें ना निकलवा दी तो मेरा नाम कविन सरावत नहीं। अब आगे आज दोपहर में रीन की फैमिली सरावत मेंशन शिफ्ट हो चुकी थी। प्रेम अभी कॉलेज से घर आया था। उसकी छुट्टियां थी, फिर भी वो हॉस्टल में रहकर कोचिंग क्लासेस अटेंड करता था। सभी लोग सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे, मगर प्रेम चिढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। प्रेम सियाजी से बोला, माँ देखो ना कितनी देर हो गई, ये रीन की बच्ची अब तक नहीं आई। जो सुन लीला और सियाजी मुस्कुरा दिए। रीन मेंशन में घुसते हुए इतने बड़े महल को देखकर चौंकी जरूर थी, मगर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं कि वो पहले भी बहुत सारी जगह पर डेकोरेशन का काम कर चुकी थी, जहां बहुत बड़े घरों का काम उसने हैंडल किया था। अपनी फैमिली को बैठा देख रीन दबे कदमों से अंदर पहुंच सियाजी और लीला को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करती है, जो देख दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम और रीन को देखने लगी। रीन की उंगलियां को महसूस कर प्रेम चिढ़ते हुए बोला, तेरा बचपना कब खत्म होगा रीन। रीन ने प्रेम की आंखों को और जोर से ढकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रेम छल्लाते हुए कहता है, रीनू हाथ हटा, देख मुझे गुस्सा आ जाएगा। रीन मुंह बनाकर बोली, हाथ हटाऊंगी, पहले प्रॉमिस करो आंखें नहीं खोलोगे, जब मैं बोलूंगी तब खोलना। प्रेम ने जल्दी से कहा, ठीक है अब हाथ हटा। रीन के हाथ हटाने के बाद भी प्रेम की आंखें अपने वादे के मुताबिक बंद थी और यहाँ रीन ने मोबाइल उसके हाथों में रख दिया और बोली, अब आंखें खोलो। आंखें खोलने के बाद प्रेम रीन के ऊपर गुस्सा करता तभी हाथों में थमा हुआ फोन देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने रीन को गले लगा लिया। रीन भी उसके गले लग गई। रीन को थोड़ी देर गोल घुमाने के बाद प्रेम ने उसे नीचे उतारते हुए गिफ्ट के लिए थैंक्स बोला। एंट्रांस पर खड़ा कवि ये नज़ारा देखकर गुस्से का घूंट घुटते हुए खुद से बोला, मैंने दूर हट, मेरे बच्चे दब जाएंगे, उनको सांस नहीं आएगी। फिर रीन को बहुत गुस्से में घूरते हुए दांत पीसकर बोला, तूने गलती कर दी बेबी। भाई को गिफ्ट दे रही है, उसके गले मिल रही है, जबकि मैंने मना किया था किसी के करीब मत जाना। तभी कवि ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी। उसका बस चलता तो अभी रीन को मौत के घाट उतार देता। कवि सामने गुस्से में देख रहा था, जहां प्रेम रीन के माथे को चूमने के बाद उसके दोनों गालों के चूम लेता है। रीन को भी उसका टच बुरा नहीं लगता है, मगर कवि की आंखें सर्द हो गई। नहीं, ये मेरी बेबी को इस नज़र से देख रहा है जैसे मैं देखता हूँ। ये तो इसका भाई है, तो फिर ऐसे क्यों देख रहा है। नहीं, इसकी आंखों में कुछ अलग है, मेरी हनी को इससे दूर रखना पड़ेगा। कहते हुए उसने मुट्ठियां भींच ली और कमरे में चला गया, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कवि का शांत रहना तूफान आने के पहले की शांति थी। मिस्टर सरावत की इज्जत न करता तो अब तक प्रेम और लीला की डेड बॉडी इस मेंशन की जमीन पर बिछी होती। वहीं दूसरी तरफ रेन थाईलैंड एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। उसके हैंडसम फेस को बहुत सारी लड़कियां घूर घूर कर देख रही थी, मगर रेन के दिल और दिमाग पर तो रीन छाई थी। उसने कार में बैठते हुए खुद से कहा, जल्दी तुमसे मिलकर अपने दिल की बात कहूंगा मेरी स्वीट हॉट।
मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ नरीन, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह हो, तुम बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट। आई लव यू सो मच प्रिंसेस। वही हॉस्पिटल में मीरा बेहोश बेड पर लेटी हुई थी और देव ओटी के बाहर बेसब्री से डॉक्टर का वेट कर रहा था। ओटी के बाहर देव जी रावत को देख सभी लोग डर के मारे भाग गए थे। मीरा की हालत देख उसे थोड़ा थोड़ा अंजा हो गया था। मीरा के साथ किसी ने बुरा करना चाहा होगा, मगर उसने एक बार भी नहीं सोचा ये हरकत उसके दोस्त की है। परम देव के पास आकर बोला, मेरी जान कहाँ है, बताना वह कैसी है। पेशेंट का 2 बार बहुत बुरी तरह आर पे हुआ है और उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। उन्हें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा। देव ने परम से कहा, तेरी होटल में तेरी ही फियांसी के साथ किसी ने ऐसा। परम रोते हुए घुटनों के बल बैठकर बोला, वो मैं था देव। मैंने ही मीरा को कल पूरी रात टॉर्चर किया था। उसके बार बार मना करने पर उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल हुआ। देव उसे गुस्से में कुछ कहता तभी कोई परम के मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला, साले तू उसका प्यार डिजर्व ही नहीं करता था। मगर परम कोई रिएक्ट नहीं करता, वो सुनी आंखों से रोए जा रहा था। सरावत मेंशन। सर्वेंट की बात सुनकर कवि का गुस्सा बहुत बढ़ गया। जब उसे पता चला रीन और प्रेम एक ही कमरे में रहेंगे, उसके दिमाग में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आने लगे रीन और प्रेम को लेकर। मेरी बेबी एक कमरे में गैर मर्द के साथ बेड बिल्कुल शेयर नहीं करेगी। इतना सोच वो बेहद गुस्से में रीन को दबोचने के लिए निकल गया। आज रीन को सबक सिखाने के लिए उसकी टांगे ही क्यों न तोड़नी पड़े, इतना सोच उसका गुस्सा लिमिट क्रॉस कर रहा था। तारांकन, किसने मारा परम को, क्या करेगा कवि रीन के साथ एक घर में रहकर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 28, कवि की बदतमीजी। सर्वेंट की बात सुनकर कवि का गुस्सा बहुत बढ़ गया। जब उसे पता चला रीन और प्रेम एक ही कमरे में रहेंगे, उसके दिमाग में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आने लगे रीन और प्रेम को लेकर। मेरी बेबी एक कमरे में गैर मर्द के साथ बेड बिल्कुल शेयर नहीं करेगी। इतना सोच वो बेहद गुस्से में रीन को दबोचने के लिए निकल गया। आज रीन को सबक सिखाने के लिए उसकी टांगे ही क्यों न तोड़नी पड़े, इतना सोच उसका गुस्सा लिमिट क्रॉस कर रहा था। अब आगे, रीन कवि के घर में आ जरूर गई थी, मगर उसे अब डर लग रहा था। उसे इस बड़े से बंगले में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए रीन बाहर एक कॉटेज जैसे रूम रहने का सोचती है जिसके साइड में सर्वेंट क्वार्टर था। रीन और प्रेम दोनों अपना सामान लेकर उस रूम में पहुंच गए जहां एक हॉल था और एक ही बेडरूम था। खाना खाने के लिए दोनों सरावत मेंशन में ही जाने वाले थे। प्रेम भी कविन के घर में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि सब जानते हैं कवि कैसा है और वो क्या क्या कर सकता है। रीन अकेली इस आउट हाउस कॉटेज में कैसे रहेगी, इतना सोच प्रेम उसके साथ रहने आ गया। रूम में पहुंच प्रेम रीन से बोला, रूम तो बहुत अच्छा है रीनू। रीन हल्का मुस्कुराते हुए बड़ी सी ग्लास विंडो देखने लगी जिसके अंदर से बाहर का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। रीन किसी सोच में गुम होकर एकटक बाहर देख रही थी। प्रेम बेडरूम देखकर आता है जहां एक बेड और एक काउच था। उसका मन कर रहा था रीन से अपने प्यार का इजहार कर दे, मगर किस मुंह से करता। आखिर उसने रीन को बचपन में बहन कहा था। उसकी फीलिंग्स रीन के लिए बहुत साल पहले ही बदल चुकी थी। प्रेम एकटक रीन को देख रहा था जो बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। रीन और प्रेम बचपन में साथ ही सोते थे। उनका घर छोटा था, तब रीन और प्रेम को एक ही रूम मिलता था, मगर अब प्रेम की बात अलग हो चुकी थी। रीन उसका प्यार बन चुकी थी। प्रेम को बहुत सालों पहले ही पता चला था रीन उसकी बहन नहीं है और वो एक अनाथ बच्चा था जिसका ख्याल सियाजी ने रखा था। प्रेम रीन के पास पहुंच बोला, देखो तो चुड़ैल कैसे मुंह लटका कर खड़ी है। सिर्फ 10,000 बात तो दे है फोन के लिए, कंजूस कही की, मैंने थोड़ी ना तुझसे कुछ और मांग लिया। रीन साइड टेबल पर पड़ा शोपीस उठाकर बोली, तुम्हें गिफ्ट दो और ऊपर से ताने भी सुनो। वाह, रुको तुम्हें तो अभी बताती हूँ, कहते हुए वो प्रेम के पीछे भागने लगी। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद प्रेम ने उसे पीछे से बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाते हुए बोला, बोल मुझसे पंगा लेगी, बोल रीन की बच्ची। रीन हंसते हुए, मुझे चक्कर आ जाएंगे, छोड़ो प्लीज, नीचे उतारो प्रेम प्लीज। कमरे के बाहर पहुंच सामने का नजारा देखकर कवि की आंखें खून उगलने लगी। रीन के खुले पेट पर किसी गैर मर्द की उंगलियां देख वो बौखला गया। ये लड़की थोड़ी पागल है क्या, एक मर्द के साथ एक रूम में रहेगी, एक बैग पर सोएगी, नहीं इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कवि अचानक अंदर पहुंचकर गुस्से में रूम में मौजूद रीन और प्रेम का सामान बाहर गार्डन में फेंकने लगा। प्रेम ने रीन को नीचे उतार दिया और कवि की ओर देखने लगा। वो कवि से डरता नहीं था, मगर घर कवि का था और रीन साथ में थी, इसलिए प्रेम ने दांत पीस लिए। दोनों का सामान फेंकते हुए कवि अपनी जानलेवा नजरों से रीन को घूरता है जो मासूम आंखों से उसे देख रही थी। कवि दोनों को देखते हुए गुस्से में बोला, तुम दोनों किसी कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ, हो तो मिडिल क्लास किसी भी कोने में पड़े रहो। बस अब रीन का सब्र जवाब दे गया। उसकी तक था तो ठीक था, मगर कवि अब प्रेम को भी टारगेट कर रहा था।
कवि के हाथों से प्रेम की बेग छीनते हुए रीन ने कहा, छोड़िए खून कवि, हम आपके घर में नहीं रुके हैं, एक छोटी सी कॉटेज में है। फिर भी रीन की बात सुनकर कवि का गुस्सा फूट पड़ा। क्या ये लड़की मरे जा रही है अपने इस भाई के साथ सोने के लिए, जो इसे बहन की नजरों से तो बिल्कुल भी नहीं देखता। कवि ने दांत पिसते हुए कहा, ये घर मेरा है, देखता हूँ तू कैसे यहाँ रहती है। रीन के हाथों से बेग छीनकर उसने बाहर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ मीरा को होश आ चुका था। डॉक्टर ने परम और देव को इन्फॉर्म कर दिया। वही रीन घर पहुंच मीरा को घर में ना पाकर परम को कॉल करता है, मगर उसका फोन होटल में रह गया था। होटल स्टाफ कॉल उठाकर मीरा के हॉस्पिटल में होने की खबर दे देता है। क्योंकि मीरा होटल लॉबी में बेहोश हुई थी इसलिए उसे पता था। रेन और मान दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वही परम मीरा के पास पहुंच रुआसी आवाज में बोला, मीरा अंडस्को। मीरा देव को देखकर बोली, भाई तुम कब आए यूएसए से? देव ने कहा, 3-4 दिन हो गए मीरा, तू ठीक है ना? मीरा बस हाँ में गर्दन हिला देती है। जो देख देव हल्का मुस्कुराते हुए रूम से निकल गया, ताकि दोनों को वक्त मिले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। परम मीरा के पास बैठकर उसके माथे को चूमकर बोला, मीरू दर्द हो रहा है बेबी। मीरा ने उससे नजरें फेर ली, जिससे परम की आंख से एक बूंद आंसू बरस गई। मीरा उसकी ओर देख तक नहीं रही थी, जिससे परम को बेचैनी होने लगी और उसने रुआसी आवाज में कहा, बेबी एक बार मेरी ओर देख लो। तुम क्यों तुम्हारे पुराने आशिक का जिक्र करती हो हमारे रिश्ते के बीच में? मीरा उसकी बातें सुनकर सुबक रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी रो रो कर। परम ने उसे कंधों से पकड़ अपनी ओर घुमाया और मीरा को देखकर बोला, मुझसे बात करो मीरा, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ और तुम मुझसे नाराज होकर बैठी हो। कल हमारे बीच हुआ थोड़ा रफ था, बट करना जरूरी था क्योंकि तुम मेरी होकर किसी और मर्द के साथ सोने की बात कर रही थी। मीरा ने रोते हुए कहा, क्या हक सिर्फ से करके जताया जाता है? बहुत हक दिए थे मैंने तुम्हें, शादी से पहले पति होने का हक दे दिया था तुम्हें, मगर तुमने कल जो किया तुम्हें जरा भी गिल्ट नहीं है। परम गैंगस्टर है, गिल्ट क्या होता है उसे फील जरूर हुआ था, मगर वो अपनी जबान से कैसे कहे। उसने कहा, नहीं तुम मेरी हो, तुम्हारे साथ वो सब करना मेरा हक है। और वैसे भी हम थोड़ी ना पहली बार कर रहे थे, हमने ना जाने कितनी रातें एक दूसरे की बाहों में बिना किसी पर्दे के बिताए हैं। उसकी बातें सुनकर मीरा पूरी तरह हट हो गई और बोली, मेरा जिस्म नोचना तुम्हें प्यार लगता है तो दूर क्यों बैठे हो? रात की हैवानियत कम रह गई है, बेबी आ जाओ। कहकर उसने एक झटके में हॉस्पिटल गाउन नीचे फेंक दिया। उसकी हरकत देख परम को शौक लगा। मीरा इस वक्त बिना एक भी कपड़े के उसके सामने बैठी थी। उसके जिस्म पर बने निशान देख परम को खुद पर गुस्सा आता है। परम को अपने ऊपर खिंच मीरा ने उसकी जीप खोल दी और रोते हुए बेहद दर्द के साथ बोली, प्यार नहीं करना परम तुम्हें। परम को कुछ समझ नहीं आता है फीलिंग क्या थी। क्या उसे पछतावा हो रहा था? ये फीलिंग वो जिंदगी में पहली बार फील कर रहा था। मीरा रोते हुए उसकी शर्ट निकाल परम के हाथ अपने उभारों पर रखते हुए बोली, दबाओ इन्हें जैसे कल रात इनके ऊपर जोर आजमाया था। तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे? परम भूख बना मीरा के सीने को हल्के हाथों से जकड़े हुए उन्हें प्रेस करने लगा। मीरा ने रोते हुए उसकी पैंट नीचे कर दी और उसका बॉक्सर उतारते हुए बोली, कल रात की तरह दोबारा मुझे प्यार नहीं करना जान तुम्हें। कम ऑन बाहर निकालो इसे, मैं वेट हो गई हूँ तुम्हारे लिए। ये बातें सुनकर परम को गिल्ट होने लगा। वो कल रात की बातें याद करके पछता रहा था। तभी मीरा ने उसे पूरी तरह से अपने ऊपर लिटाकर उसकी हार्डनेस खुद में समाने लगी। उसकी आंखों में एक पछतावा था, एक गैंगस्टर से प्यार करने का। उसे मान ने बार बार मना किया परम अच्छा इंसान नहीं है, पर मीरा ने उसकी एक ना सुनी थी। लाइक कमेंट कर देना, तभी नोवेल कंटिन्यू होगी। मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, इंस्टा मेरे लाइब्रेरी में मिल जाएगी। मैं बहुत ज्यादा नींद में हूँ, मेरे एग्जाम्स है यार, वक्त नहीं होता मेरे पास। रीन की लाइफ में अब शनि लग चुका है, क्योंकि कभी उसका जीना मुश्किल करने वाला है। एक्सट्रीम टॉर्चर होगा। कभी रीन के साथ क्या क्या करेगा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर बड़ा और मजेदार होगा, तब स्टोरी भी आगे बढ़ जाएगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 29, हाउ कुड ही टच्ड माई बेबीज। अब आगे। कवि को प्रेम के बेग्स बाहर फेंकता देख रीन को गुस्सा आ गया। उसे कवि से बहुत डर लगता था, क्योंकि कवि की हरकतें प्यारी तो बिल्कुल भी नहीं थी। कवि का बार बार उसकी मर्जी के छूना, रीन के सीने को दबाते हुए उन्हें बेबी कहना, ये सब रीन को जीते जी हेल के दर्शन कराते थे। कवि जो प्रेम की बेग फेंक रहा था, अपने हाथों पर किसी नर्म चीज की छुअन महसूस करके रीन को देखता है, जिस वजह से उसकी पकड़ बैग के ऊपर ढीली हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर रीन बैग छीनने के बाद प्रेम के पास भाग गई। कवि को बहुत गुस्सा आता है रीन के ऊपर। रीन को गुस्से में घूरते हुए कवि चिल्लाया, इतनी हिम्मत बढ़ गई तुझमें, रुक तुझे बताता हूँ। कवि का हैंडसम मगर गुस्से में पागल चेहरा देख रीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। रीन को प्रेम के शोल्डर को पकड़ा देख कवि को बहुत गुस्सा आया। वो बिना देरी किए रीन के पीछे किसी पागल को अंडस को अते की तरह भागने लगा।
रीन के पैर तो खड़े खड़े कांपने लगे थे, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर उस बड़े से हाल में भागने लगी। वो जानती थी कवि ने उसे पकड़ लिया तो वो प्रेम के सामने भी उसके साथ जबरदस्ती करने से पीछे नहीं हटेगा। कवि रीन को भागता देख बौखला गया। रीन ने प्रेम से कहा, खड़े क्यों, भागो जल्दी। प्रेम भी होश में आते हुए भागने लगा। वो बहुत शोर मचा रहे थे, जिससे मिस्टर सरावत और लीला, जो अपने रिसेप्शन के लिए वर्ल्ड के बेस्ट ज्वेलर से ज्वेलरी देख रहे थे, वो परेशान हो गए। हॉल में वो दोनों और सियाजी बैठे थे। आउट हाउस से आती आवाजें सुनकर दोनों बाहर जाने लगे। वही सियाजी किसी सोच में गुम थी। उनके सामने बार बार प्रेम का चेहरा आ रहा था, जब वो रीन को देखकर मन मन मुस्कुरा रहा था। उसकी ब्यूटी को बड़े प्यार से देख रहा था। वो प्यार तो भाई वाला बिल्कुल नहीं था, सियाजी जानती थी। बाहर जाते हुए लीला की नज़र अमेरिकन क्लाइंट पर पड़ी, जो पागलों की तरह सियाजी को घूर रहा था। सिया इस उम्र में किसी 25 साल की लड़की की तरह दिखती थी। लीला ने उन्हें आवाज दी और बाहर ले गई। आउट हाउस। कवि पागल भेड़िए की तरह रीन के पीछे भागते हुए बोला, रीन, मैंने कहा रुक जा, नहीं तो। रीन रोते हुए बोली, नहीं खून कवि, आप बहुत गुस्सा करेंगे। कवि ने प्रेम को देखा जो भाग रहा था। एक फ्लावर वास उठाकर उसने प्रेम के सर पर दे मारा। सही वक्त पर प्रेम नीचे झुक गया, मगर उसकी आंखों में मिट्टी चली गई, इसलिए वो आंखों को पकड़कर बैठ गया। आहे मेरी आंखें। कवि ने दांत पीस लिए। रीन, अगर तू नहीं रुकी तो। प्रेम की आवाज सुनकर रीन रुक गई। कवि उसे पकड़ लेता अगर रीन स्पोर्ट में चैंपियन नहीं होती तो। मैराथन में उसे हर साल फर्स्ट प्राइज मिलता था। रीन को रुका देख कवि बहुत जोर से दौड़ा और एक झटके में रीन को पीछे से बाहों में भर लिया और उसे दीवार से सटाते हुए दांत पीसकर कहा, बहुत शौक है ना बेबी भागने का। तूने उसकी बेब्स बचाने के मेरे अगेंस्ट जाने का सोचा। हाउ कुड ही टच माई बेबीज। उसके हाथ तुझे यहाँ छू रहे थे, यहाँ। कहते हुए उसने रीन की दोनों बेबी को जकड़ लिया और बोला, अगर मेरे बच्चे सांस न आने की वजह से दम तोड़ देते तो। अपने बच्चों को प्यार से सहलाते हुए कवि ने रीन को गुस्से में घुरा और बोला, इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी बेबी तुझे, मेरे बेबीज पर मुझे किसी की आंखें तक बर्दाश्त नहीं और तू अंडस्को। रीन रोते हुए कवि के हैंडसम फेस को देखकर सहमी आवाज में बोली, खून का कवि कोई देख लेगा। कवि एकटक रीन को गुस्से में घूरते हुए उसके सीने को मसलने लगा और यहाँ रीन की हालत खराब हो गई। कवि उन्हें मसलते हुए पागलों की तरह बातें करने लगा, मेरे बेबी को बुरा लगा ना, किसी गैर मर्द ने छुआ तुम्हें तुम्हारे डैड के अलावा। रोते नहीं बेबीज, तुम्हारे डैडी है ना, वो मम्मा को सबक सिखाएंगे। वो मीना आदमी तुम्हारा मामा था। अभी तुम ठीक से सांस लो, मैं रात को तुम्हें प्यार करूंगा। कहकर उसने रीन के दोनों नीपी को चूम लिया। आहे का कवि। रीन ने सिसक ली। रीनू, कहा है तू, ये आवाजें कैसे। सियाजी बोली घर में आते हुए। रीन कवि को देख रोते हुए बोली, प्लीज कवि छोड़ डॉक्टर। कवि ने उसके सीने को जोर से मसल दिया और पीछे हटकर प्रेम की बेग बाहर फेंकने लगा। रीन रोते हुए प्रेम के पास जाकर उसे हैंकी देती ही आंखें साफ करने के लिए। मिस्टर सरावत, लीला और सियाजी अंदर का नजारा देख चौंक गए। मिस्टर सरावत चिल्लाए, कविन ये क्या बदतमीजी है। कवि टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, आपके इन सो कोल्ड गेस्ट को स्टोर रूम दे दो। ये रूम मेरी माँ का था, वैसे भी मिडिल क्लास ही किसी भी कोने में पड़े रहेंगे, सर्वेंट क्वार्टर में भेज दीजिए। सियाजी रीन के पास पहुंचकर बोली, क्या हुआ रीनू। रीन रोते हुए बोली, कुछ नहीं माँ। कवि की बात सुनकर मिस्टर सरावत को बहुत गुस्सा आता है। रीन और प्रेम दोनों मेंशन में रहेंगे, मैं भी देखता हुए कौन रोकता ही इन्हें। सबसे बड़ा रूम रीन का होगा, पूरे मेंशन का समझे। कहते हुए सभी वहां से निकलने लगे। रीन कवि के सामने से गुजरते हुए डरी सहमी थी। कवि ने टेढ़ा मुस्कुराकर रीन के सीने को हल्के से चुटी काटी और आंख मारकर होंठों से पाउट बना दिया। रीन डरते हुए आसपास देखती है किसी ने देखा या नहीं, और कवि को देख बिना एक पल उसकी आंखों में देखकर भाग गई। उसके अंदर जाने तक कवि एकटक उसे देखने लगा और खुद से बोला, ओ डैड, इट्स टू इजी टू मेक यू फूल। दैट्स व्हाई यू आर इम्प्रेस्ड टू इजीली विद सच टिपिकल एसएलटीज लाइक माई रीन सिस्टर। कवि की टेढ़ी मुस्कान बता रही थी ये सब उसका प्लान था ताकि प्रेम और रीन एक रूम में न रहे। कवि ने जानबूझकर सर्वेंट क्वार्टर की बात छेड़ी, वो अपने डेड को अच्छे से जानता था। कवि रीन को वहां रहने बोलेगा तो उसके पापा रीन को मेंशन का सबसे बड़ा कमरा देंगे, जो कवि के रूम के साइड में था। उस रूम में कवि की माँ की यादें थी। कोई और होता तो कवि उसकी जान ले लेता, पर अपनी माँ के कमरे में घुसने नहीं देता। पर यहाँ बात उसकी बेबी की थी। बेबी के साथ साथ 2 जुड़वा बच्चों की भी थी। कवि बहुत खुश हो गया। उसके दिमाग में खुरापात जन्म लेने लगी, जो रीन के लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। दोनों के रूम साइड बाय साइड, किसी फेस सॉन्ग याद आ गया, साइड बाय साइड। वही सियाजी को खुशी हुई थी प्रेम और रीन एक कमरे में नहीं है जानकर, क्योंकि प्रेम की आंखों में कुछ अजीब देखा था उन्होंने। वही दूसरी तरफ मीरा की बातें सुनकर परम को गिल्ट होने लगा। वो कल रात की बातें याद करके पछता रहा था। तभी मीरा ने उसे पूरी तरह से अपने ऊपर लिटाकर उसकी हार्डनेस खुद में समाने लगी।
मीरा की आंखों में एक पछतावा था, एक गैंगस्टर से प्यार करने का। उसे मान ने बार बार मना किया, परम अच्छा इंसान नहीं है, पर मीरा ने उसकी एक ना सुनी थी। परम ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेबी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल की रात बहुत रफ थी हमारी। परम की बात सुनकर मीरा व्यंग से मुस्कुराए और उसकी हार्डनेस को दबाते हुए बोली, ओ कम ऑन, तुम तो यकुजा हो, एक गैंगस्टर हो, तुम्हें कब से लोगों का दर्द देखकर फर्क पड़ने लगा। एम आई राइट मिस्टर परमार्थ थिरविट। परम एकटक मीरा को देख रहा था जो रोते हुए खुद में सिमट रही थी। खिड़कियां खुली थी जिस वजह से हवा के ठंडे झोंके उन्हें छू रहे थे। मीरा ने कुछ नहीं पहना था और परम की पैंट भी नीचे तक थी। ऐसे में परम मीरा के ऊपर लेटकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। परम ने कहा, मीरू, कल रात तुमने उस्मान का नाम क्यों लिया? क्यों तुम उसकी बाहों में गई? क्यों तुमने उसके साथ सोने की बात करी? परम को गिल्ट हो रहा था अपनी करतूत पर, मगर मीरा को उस्मान की बाहों में इमेजिन करना परम के लिए बहुत मुश्किल था। मीरा रोते हुए बोली, मैंने उसका नाम नहीं लिया था, वो तुम थे जो मुझे मान को लेकर गंदी बातें सुना रहे थे। क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हारे साथ साथ मान के साथ भी फिजिकल होती हूँ। मैंने तो बस तुम्हारे सवाल का जवाब दिया था। परम ने मीरा के लबों को जबरदस्ती चूमते हुए कहा, मीरू, तुम उस्मान से दूर रहना प्लीज, मैं प्रॉमिस करता है तुम उससे दोस्ती तोड़ दोगी तो मैं कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। अब तक तुमने उसके साथ जो किया मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। आफ्टर ऑल आई लव यू मीरू, तुम उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दो। मीरा का गुस्सा बढ़ गया। क्या इस आदमी को प्यार का मतलब तक पता है? पता भी कैसे होगा, है तो एक गैंगस्टर और देश के सबसे बड़े गुंडे का बेस्ट फ्रेंड भी है। परम उसके ऊपर शक करता है। मान और मीरा का रिश्ता उसकी नज़र में बहुत बुरा है, ये बात पता चलते ही मीरा का दिल भी टूट गया और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। मीरा परम को अपने ऊपर से हटाने के लिए धक्का देते हुए बोली, नहीं तोड़ूंगी कोई भी रिश्ता, तुमसे पहले वो एक्सिस्ट करता था मेरी लाइफ में। मीरा ने ये बात कहकर परम के अंदर का शैतान जगा दिया और यहाँ परम ने पैंट उतार दी और उसके ऊपर चढ़कर बोला, लगता है तुम्हें जबरदस्ती बहुत पसंद है, और बेबी तुम्हारा फियांसी हूँ, सब जरूरतें पूरी करूंगा। कहकर वो मीरा पर हावी हो गया। कवि को अपने कमरे में देखकर रीन बहुत ज्यादा डर गई, उसकी सांसें गले में अटक गई। मान की आवाज सुनकर मीरा चिल्लाने लगी और परम उसके साथ बेरहमी से करता रहा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 30, परम का घटिया बिहेव छोड़िए कवि प्लीज। अब आगे। मीरा परम को अपने ऊपर से हटाने के लिए धक्का देते हुए बोली, नहीं तोड़ूंगी कोई भी रिश्ता, तुमसे पहले वो एक्सिस्ट करता था मेरी लाइफ में। मीरा ने ये बात कहकर परम के अंदर का शैतान जगा दिया और यहाँ परम ने पैंट उतार दी और उसके ऊपर चढ़कर बोला, लगता है तुम्हें जबरदस्ती बहुत पसंद है, और बेबी तुम्हारा फियांसी हूँ, सब जरूरतें पूरी करूंगा। कहकर वो मीरा पर हावी हो गया। मीरा को अब अपनी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने इस जंगली आदमी को प्रोवोक किया? मीरा रोते हुए बोली, हट जाओ परम, तुम सच में एक हैवान हो। आई हेट यू, लीव मी अप। मीरा इसके आगे कुछ कहती तब तक परम ने उसके सीने को मुट्ठी में भींचकर इतना जोर से काटा कि मीरा की सांसें मानो थम सी गई थी। परम उसके दोनों उभारों को मसलते हुए अपना जोर आजमा रहा था। उसके दिमाग के बार बार वही बातें आ रही थी जब मीरा ने कहा था अंडस्को, हाँ वो मुझे तुमसे ज्यादा खुश करता है। उसकी मीरा ने किसी और को इमेजिन भी कैसे किया? क्या इसको इतनी ज्यादा जरूरत है इस चीज की? फाइन, तो परम आज इसे इतना दर्द देगा कि मीरा जिंदगी भर किसी और आदमी के करीब जाने की सोचेगी भी नहीं। सोचते हुए उसने मीरा पर खुद को थोड़ी देर रब किया और बिना देरी किए उसके अंदर समा गया। उसके होंठ मीरा के होंठों को रगड़ रहे थे। मीरा की चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा फ्लो कांप उठा। परम चाहता तो मीरा को होंठों को दबा लेता और उसकी चीखें घुट जाती। मीरा उसके कंधों में मारते हुए चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, जाने दो, आहे मैं मर जाऊंगी। बट परम को फर्क ना पड़ा। वो मीरा की आंखों में देखते हुए अपनी हरकतें बढ़ा देता है। कल रात ही मीरा बहुत बड़े दर्द से गुजरी थी। परम का पागलपन उसे आज बेहद दर्द और तकलीफ दे रहा था। बाहर खड़े बॉडीगार्ड अंदर से आती आवाजें सुनकर मीरा के लिए बुरा फील करने लजम इतने अमीर आदमी की फियांसी होने के बावजूद मीरा का नेचर सबके प्रति बहुत ज्यादा अच्छा था। मीरा ने रोते हुए परम से मुंह मोड़ लिया, पर परम ने इस बार सब कुछ इग्नोर करके अपना काम जारी रखा। मीरा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर परम को कोई फर्क नहीं पड़ा। या तो फर्क पड़ रहा था मगर उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था मीरा और मान को साथ में इमेजिन करके। वहीं दूसरी तरफ रीन का सामान शिफ्ट हो चुका था। वो अनजान थी उसका रूम कवि के रूम की साइड में है। बेचारी को पता होता तो ये शहर छोड़कर ही भाग जाती। रीन एक टक फ्लावर पॉट में सजे फूलों को देख रही थी। वही प्रेम उसके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ रीनू, क्या सोच रही है? प्रेम की आंखें अब ठीक तो है ना? और रीन बस रेन के बारे में सोच रही है क्योंकि रेन थाईलैंड पहुंच गया है। तो मगर उसने अब तक रीन के टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया था। रीन तो बहुत उदास थी। एक तो ये सरावत मेंशन में रहना, ऊपर से कवि का हैंडसम और डरावना चेहरा हर पल देखना। वही प्रेम को जलन हो रही थी रीन को किसी और के साथ इमेजिन करके।
पर क्या करे, प्रेम खुद भी जानता है वो गलत है। सियाजी नींद की दवाइयां लेकर सो चुकी थी। उन्हें बिना दवाइयों के नींद नहीं आती थी उस काली रात के बाद से ही। क्या बातें चल रही है भाई बहन में, लीला काउच पर बैठते हुए बोली। उनकी बहन तो बहुत खुश रहने लगी थी। जिस बात पर प्रेम चिढ़ चुका था, क्योंकि जैक उसके दोस्त का भाई था। जैक की मौत को कुछ दिन भी नहीं हुए और लीला ने शादी कर ली ठीक है, पर ये लड़की तो अपने प्यार को है भूल गई। रीन तुम्हें कभी उस रूम से निकालना चाहे तो मुझे बताना, मैं भी देखता हूँ वो क्या करेगा, मिस्टर सरावत बोले लीला को देखते हुए। लीला भी कहती है, हाँ रीन कविन के करीब मत जाना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक। कवि इतना खतरनाक है कि एक सेकंड में इस लालची लड़की का सर धड़ से अलग कर देगा। बट मेरे डैड को मैं विधवा नहीं करना चाहता, कवि ने कहा सीढ़ियों से उतरते हुए। कवि पिछले 15 मिनट से रीन को नॉनस्टॉप देख रहा था। रीन की शर्ट के ऊपर से कवि अपने बच्चों का दीदार कर रहा था। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, बस इनकी माँ अपनी लिमिट्स में रहे। मैं उसे भी प्यार नहीं, कविन सरावत किसी को भी प्यार नहीं करेगा। मैं तुम्हारी माँ को बेड पर खुश जरूर कर दूंगा। कवि की नज़र बार बार रीन के मुरझाए चेहरे पर जा रही थी। कवि के मुंह से विधवा वर्ड सुनकर रीन की शक्ल देखने लायक थी। वही प्रेम तो मुंह दबाकर हंस रहा था। कवि अपने डेड को विधवा कैसे बोल सकता है। मिस्टर सरावत कुछ नहीं कहते, वो नहीं चाहते थे कवि लीला को कुछ और कहे। मिस्टर सरावत शांति से लीला को समझाते हैं और उसे रूम में ले जाते हैं। प्रेम टेम्पल के लिए निकल गया था, अब बची रीन। कवि ने आसपास देखा जहां कोई भी नहीं था। रीन ऊपर भाग पाती तब तक कवि ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया और उसके दोनों बेबी को दबाते हुए डार्क वॉइस में बोला, कहाँ भाग रही हो। रीन सुबकते हुए बोली, आहे कवि दर्द रहा है। धीरे। कवि टेढ़ा मुस्कुराया और रीन को सीधा करके उसके दोनों बेबी को कपड़ों के ऊपर से चुमने के बाद एक वार्निंग लुक दिया, जैसे कह रहा हो, मेरे बच्चों के करीब किसी को मत आने देना, और तू खुद भी किसी गैर मर्द की बाहों में मत जाना। रीन ने सुबकते हुए हाँ में गर्दन हिलाए और कवि ने अचानक उसे गले लगा लिया और बोला, आह मेरे बेबी, जब मेरी ब्रॉड चेस्ट से दबते हैं तो कितना अच्छा लगता है बेबी। रीन जहर का घुट घुट लेती है कवि की बाहों में। रीन पूरी समा गई थी। 5 मिनट बाद कवि बिना उसे एक बार भी देखे वहां से कंपनी निकल गया। अगर कवि थोड़ी देर और रीन को देखता तो अभी उसके साथ सब कुछ कर लेता। जिस कविन सरावत ने कितनी भी खूबसूरत लड़की हाँ आंख उठाकर उसे नहीं देखा। कविन कभी किसी को देखकर सेड्यूस नहीं हुआ, वह आज सिर्फ रीन के गले लगने से हार्ड हो रहा था। रीन की तो जान में जान आ गई, कवि ने छोड़ दिया तो। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल, परम किसी भेड़िए की तरह मीरा को नोच रहा था और मीरा चिल्लाए जा रही थी। परम हॉस्पिटल बेड पर पड़ी मीरा को दर्द दिए जा रहा था। मीरा के दोनों उभारों को दबाते हुए परम बेहद स्पीड में कमर मूव कर रहा था। रेन और मान सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे क्योंकि वहां की लिफ्ट बंद हो चुकी थी। मीरा के रूम के बाहर पहुंच दोनों अंदर जाने को होते हैं, पर बॉडीगार्ड उन्हें मना करने लगे। मान ने रिवॉल्वर निकाली, जिससे बॉडीगार्ड भी गन्स निकालने लगे। आहे आहा प्लीज परम, अब नहीं, मम्मी मर जाऊंगी। मीरा जोर से चिल्लाने और रोने लगी थी। उसकी आवाजें सुनकर रेन और मान का दिल धक सा रह गया। दोनों ने बॉडीगार्ड को धक्का दिया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। मान चिल्लाया, मीरा तू ठीक तो है ना, बोल ना मीरा। रेन फिक्र करते हुए बोला, मीरा दी आप परम भाई के साथ हो ना, होप कोई प्रॉब्लम नहीं है दी। मीरा ने उनकी आवाजें सुनकर मुंह पर हाथ रख लिया और वही परम को गुस्सा आ गया मान की आवाज सुन के। उसने गुस्से में मीरा का हाथ हटा दिया जो मीरा के मुंह को ढके हुए था। मीरा को देखते हुए परम ने अपनी हरकतें बढ़ा दी, जिससे ना चाहते हुए भी मीरा चीखने चिल्लाने लगी। यहाँ रेन और मान बहुत ज्यादा डर गए मीरा के लिए। रेन को तो विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी बहन से इतना प्यार करने वाला परम आज भेड़िया कैसे बन गया। रेन की आंखें बरस रही थी। सभी बॉडीगार्ड रेन और मान को दूर हटा रहे थे। कुछ पल में है हॉस्पिटल वार्ड जंग का मैदान बन चुका था। मीरा की आहें और चीखें सुनकर मान का दिल धक्कर रह गया था। उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा था। उनकी इंटेंसी आवाजें बहुत बुरी थी, जैसे कोई जानवर बच्ची को नोच रहा हो। वही रूम में मीरा परम की हरकतों को झेल नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी बेजान पड़ चुकी थी। परम ने मीरा के लबों को चूमने के बाद थरस्त करते हुए कहा, मंदस को मीरा मेरा नाम लो, देखो हम दोबारा एक होने वाले हैं। मीरा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और परम ने अपने आंसू पोंछते हुए मीरा को दर्द देते हुए खुद को शांत किया और बाहर निकल मीरा को देख आंखें मीच कर बोला, तुमने क्यों मेरी बातों का गलत जवाब दिया बेबी। तुम मेरी हो, आई लव यू सो मच बेबी। और माना मैंने गलती कर दी तुम्हारी मर्जी के बिना ये सब करके, पर अब और नहीं बेबी। उस मान को मैं बहुत दूर कर दूंगा तुमसे, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। मीरा को अपनी शर्ट पहनाकर वॉशरूम से गिला टॉवल लाकर उसने मीरा की सॉफ्टनेस को क्लीन किया और बहुत प्यार से चूम लिया। मीरा के पूरे चेहरे को चूमते हुए परम के आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। कैसा प्यार था परम का, जहां मीरा का दर्द देख उसे रोना आ रहा है और उसको दर्द देते हुए इसकी रूह तक नहीं कांप रही। मीरा तो बेजान लाश की तरह पड़ी थी।
परम उससे दूर हुआ और अपनी मेन बॉडी को क्लीन करते हुए बोला, जल्दी तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, तब तुम मुझे छोड़ने की बात नहीं करोगी बेबी। कहकर उसने पैंट पहन ली और यहाँ रूम का दरवाजा टूटकर बिखर गया और मीरा को जिंदा लाश की तरह बेड पर लेटा हुआ देख मान और रेन की आंखें छलक उठी। परम टेढ़ा मुस्कुराया और मान को देखकर बोला, होने वाली बीवी को प्यार कर रहा था, मगर तुम्हें चैन नहीं है साले साहब तुम तो। रेन की आंखों में खुद के लिए नफरत देख परम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि रेन और उसका बॉन्ड जीजा साले से बहुत गहरा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 31, कवि रीन के रूम में। अब आगे। परम टेढ़ा मुस्कुराया और मान को देखकर बोला, होने वाली बीवी को प्यार कर रहा था, मगर तुम्हें चैन नहीं है साले साहब तुम तो। रेन की आंखों में खुद के लिए नफरत देख परम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि रेन और उसका बॉन्ड जीजा साले से बहुत गहरा था। परम को रेन की आंखों में आज कुछ अजीब दिखा। उसने रेन की नजरों का पीछा किया जहां मीरा बेड पर किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उसे कोई सुध बुध नहीं थी। मीरा का प्यारा सा चेहरा मुरझा चुका था। प्रेम और मान दोनों मीरा के पास बढ़ गए और परम की आंख से एक बूंद आंसू गिर गई। रेन ने मीरा का चेहरा हाथों में थामा और रुआसी आवाज में बोला, दी आप ठीक तो हो ना? आपको सब कुछ नहीं सहना चाहिए था। मीरा टिमटिमाती आंखों से अपने भाई को देखती है जो उनके माँ पापा की डेथ के बाद से ही बहुत स्ट्रांग रहता था, आज उसके लिए रो रहा है। मीरा ने कांपते हाथों से रेन के आंसू पोंछ दिए और बेजान आवाज में बोली, रोना मत रेन, तुम्हारी दीदी स्ट्रांग है ना? हम। रेन ने मीरा के हाथों को थाम लिया और हाँ में गर्दन हिलाई। रेन खुद सदमे में था। परम मीरा के लिए इतना पजेसिव तो पहले से ही था, पर उसका जेस्चर, उसका बिहेव मीरा के प्रति बेहद अच्छा था। रेन ने एक बार मीरा को डांट लगाई थी, तब परम ने रेन को बहुत बड़ी पनिशमेंट दी, उसको मीरा से पूरे 2 दिन अलग करके। सच में बहुत स्ट्रांग हो गई हो मीरू, इतनी स्ट्रांग हो गई कि अपना दर्द तक किसी को नहीं बताया। मान बोला मीरा के साइड में बैठते हुए। मान, मीरा ने इतना कहा और मान ने रोते हुए उसे बाहों में भर लिया। परम बहुत ज्यादा गिल्ट में था, पर अब मान और मीरा को करीब देख उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, रेन बोला परम को गुस्से में देखते हुए। यहाँ परम को बुरा लगा रेन की आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर। कोई फायदा नहीं रेन पुलिस कंप्लेंट करने से, आखिर सामने खड़ा आदमी एक गैंगस्टर है, पुलिस उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। एम आई राइट मिस्टर परमार्थ थिरविट? रेन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने परम को देखा जैसे पूछ रहा हो ये सच है। परम ने आंखें झुका ली। परम ने दांत पीस लिए और मीरा की ओर बढ़ने लगा। नहीं, दूर रहना, मैं मेरे करीब मत आना, मीरा पैनिक करते हुए बोली। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था परम से। डॉक्टर वार्ड में दाखिल हुई और सबको बाहर भेज दिया। आधे घंटे बाद लेडी डॉक्टर ने बाहर आते हुए चिल्लाकर कहा, इनके पति कौन है? रेन और मान एक साथ बोले। रेन अंडस्को मेरी बहन का कोई पति नहीं है। मान अंडस्को पति माय फुट, मीरू के साथ एक भेड़िए ने गलत किया। परम तो बस डॉक्टर को देख रहा था, उसे जानना था उसकी मीरा कैसी है। डॉक्टर ने गुस्से में परम की ओर फिंगर पॉइंट करके कहा, मिस्टर आप इंसान हैं या जानवर? उस मासूम बच्ची पर आपको दया नहीं आई? अरे कल रात भी उसका आर पे और अब दोबारा वो भी हॉस्पिटल में छी। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बता मेरी मीरा कैसी है? परम भराए आवाज में बोला। उनकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन में है, हमने कुछ टेस्ट किए हैं, इतनी ज्यादा बुरी तरह से होने की वजह से शायद वो कभी कंसीव ना कर पाए। मीरा कभी मां नहीं बन सकती, और करीब 1 महीने तक तो से करना मत, उनके करीब मत जाना। परम रोने लगा। नहीं, उसने क्या कर दिया? मां ने परम को बहुत मारा। रेन ने उसे रोका और एक बेंच पर बिठा दिया। परम गुस्से में कहीं निकल गया, जहां जाकर वो खुद को टॉर्चर कर सके। केज इंडस्ट्री कवि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, जहां उसके बिजनेस पार्टनर्स में कुछ लेडीज भी थी जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। कवि ने दांत पीस लिए और लैपटॉप लकी को थमा दिया। लकी तो बहुत परेशान हो गया और मीटिंग अटेंड करने लगा। परेशानी की वजह थी कवि का पागलों जैसा बिहेव। कवि कुछ दिनों से खोया खोया रहता है, बार बार अपने हाथों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अंडरस्कोर डैड वांट्स टू लव यू माय ट्विंस, यू टू आर वेरी परफेक्ट एंड सॉफ्ट। लकी तो खुद पिंकी की यादों में पागल सा रहता है। ये फीलिंग क्या है उसे खुद समझ नहीं आता। कुछ देर बाद मीटिंग अटेंड करके लकी कविन के केबिन में गया और अंदर का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कवि लैपटॉप स्क्रीन को किस कर रहा था। लकी बिना कुछ कहे पीछे पलट भाग गया। लकी का फोन बजा जहां निक्की नाम था। हेलो बोल निक्की। उद्धरण चिन्ह। भाई आप कभी तो हम दोनों से मिलने आ जाओ, शिवान और मैं दोनों आपको बहुत मिस करते हैं, नकुल बोला। मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगा निक्की, उस घर के लोग हैवान हैं, मतू शिवू को लेकर होटल पहुंच। शाम का वक्त। रीन ब्लू लोट्स को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी उन फूलों को देखकर। आप सच में बहुत प्यारे फ्लावर हो।
देखो कितने खुश हो गए हम आपको देखकर। कविन द डेविल की यादों से भी बाहर आ गए। वो कितने बुरे हैं, जब देखो तब मेरे बेबिज कहकर यहाँ पकड़ लेते हैं। हमें बहुत दर्द होता है। रेन कुछ कहती तभी फ्लावर शॉप का गेट ओपन होने की आवाज आई। रेन बिखरे बालों के साथ ब्लैक शर्ट में था। रीन को देख रेन बिना देरी किए आगे बढ़ा और उसे बाहों में जकड़ लिया। रीन उसका बिहेव ना समझ पाई, मगर कुछ तो गलत हुआ था रेन के साथ। रीन कुछ सवाल करती तभी रेन ने कहा, नहीं प्रिंसेस, कुछ मत पूछना, प्लीज होल्ड मी इनटू योर आर्म्स। उद्धरण चिन्ह। रीन ने भी उसे बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद रेन को काउच पर बिठाकर रीन वहां काम कर रही लड़कियों को देखती है जो रेन को एकटक घूर रही थी। और बॉस का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि वो काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। बॉस से परमिशन लेकर रीन रेन के साथ एक कैफे चली गई और उसका हाथ थामकर बोली, रेन बताइए क्या हुआ है। आपकी आंखें आज बहुत कुछ कह रही है। क्या कहूँ प्रिंसेस, मैं बहुत टूट चुका हूँ। आज मीरा दीदी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल बेड पर पड़ी है। उद्धरण चिन्ह। रेन की बात सुन रीन ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ मीरा दी को? बताए ना रेन प्लीज। देखिए आप नहीं बताएंगे ना, ठीक है हम हॉस्पिटल जाएंगे, आप तो हमें दोस्त भी नहीं। दी का आर पे हुआ है। और यहाँ रीन की सांसें थमने लगी। मीरा का दर्द बेहद ज्यादा था जिसे महसूस करके रीन ने रेन को एक झटके में गले लगाया और रोने लगी। उसकी बॉडी डर के मारे कांपने लगी थी और कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, इसका आर पे हुआ है। वो भी 2 आदमियों ने किया था। ये बच्ची लगभग मर चुकी थी, बस 18 साल की थी। रेन के सुबकने की आवाज सुनकर रीन होश में आ गई। कुछ देर दोनों रोते हुए एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। रीन ने आगे कुछ नहीं पूछा, मीरा का ख्याल रखे और एक दिन मीरा से रीन को मिलने दे यही कहा। दोनों ने कॉफी पी जिसका बिल रीन ने देने की जिद की। दोनों बाहर जाने को हुए तभी रीन वॉशरूम चली गई और रोते हुए अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। नहीं नहीं, मेरी मम्मा स्ट्रांग है, अब मैं उन्हें कभी रोने नहीं दूंगी और मीरा दी भी जल्दी ठीक हो जाएगी, कहकर उसने फेस क्लीन किया और बाहर निकल गई और अचानक किसी से टकरा गई। सामने खड़ा 42 साल का आदमी रीन को देख एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उस आदमी की बॉडी पर्सनालिटी देख वो 34 का है लग रहा था। रीन ने सॉरी कहा और आदमी को एक बार देख वहां से भाग गई। वो आदमी रीन की आंखें सही से नहीं देख पाया, ना उसका चेहरा, क्योंकि रीन के बाल थे उसके चेहरे पर और आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। मेरी निया, ये कैसे हो सकता है? लगता है कुछ वहम हुआ है। हेलो मिस्टर रिवन जी रावत, एक आदमी बोला, जिसे देख रिवान ने अपने ख्याल झटके और एक बार गेट की तरफ देखा जहां रीन एक हैंडसम लड़के के साथ जा रही थी। दोनों की पीठ देख रिवान ने ना में गर्दन हिलाए और मीटिंग अटेंड करने चला गया। रात का वक्त। रीन घर पहुंची और बिना खाना खाए रूम में चली गई। उसकी आउटफिट बहुत टाइट थी जिस वजह से रीन ने शर्ट खोल दी। अब नीचे बस 2 कपड़े थे, मगर छोटे छोटे। रीन ने डोर बंद किया और पीछे मुड़ गई, मगर पीछे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे कवि को देख उसकी जान हलक में अटक गई। कवि के दोनों हाथ अपने सर के पीछे थे और आंखें बेहद सर्द और डरावनी थी। उसका हैंडसम चेहरा देख रीन बेहद डर गई। रीन सहमते हुए इतना ही कह पाए, खा खून कवि। कवि ने स्मिट किया और अपने कदम रीन की ओर बढ़ा दिए और यह रूम से बाहर भागने लगी। वहीं दूसरी तरफ देवजी रावत ब्लू लोट्स जो एक किताब में बंद था, फिर भी उसकी बॉडी सूखे गुलाब की तरह थी जो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। उस फूल को प्यार से छूते हुए देव ने मदाशोश आवाज में कहा, आह मेरी एंजल तुम मिल जाओ। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से जान, तुम धड़कन हो एंजल मेरी। उद्धरण चिन्ह। तारांकन कौन है देव की एंजल? क्या करेगा कवि रीन के साथ? क्या रिश्ता है नकुल का लकी के साथ? लाइक कमेंट कर दो। कवि ने रीन के दोनों सॉफ्टी को दबाते हुए पागलों की तरह उनसे बात कर रहा था। वही दूसरे दिन नकुल और रीन की किसिंग फोटो देख कवि का खून खौल गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 32 ए लाइफ सेविंग लाए। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। कवि को सामने किसी राजा की तरह बैठा देखकर रीन बहुत डर गई। कवि रीन को बिना किसी भाव के देखे जा रहा था। रीन की छोटी सी इनरवियर से झांक रहे अपने बच्चों को देख कवि का गला सूखने लगा। पता नहीं कब मैं मिल्क कंज्यूम कर पाऊंगा। आई जस्ट वांट टू मेक देम माइन बट देयर मदर इज टू रिडिकुलस। कवि ऐसे अचानक उसके रूम में कैसे आ सकता है? क्या अब वो हर दिन रीन के कमरे में आएगा, रोज रीन को दर्द देगा, उसके साथ जबरदस्ती करेगा? माना कवि ने आज तक रीन के सीने के अलावा कहीं भी ज्यादा दर्द नहीं दिया और दिया भी है तो हद पार नहीं की, मगर कवि जैसे साइको का क्या भरोसा? रीन यही सब सोचते हुए पीछे खिसकने लगी। तभी कवि की खतरनाक आवाज सुनाई देती है, हम कविंग सर रावत इज रियली अ साइको मैन। माई टेम्पर, माई ऑब्सेशन, माई पोजेसिवनेस इज ओनली फॉर माई बेबीज एंड। उद्धरण चिन्ह। कवि की बात सुनकर रीन ने अपने सीने को ढक लिया और वो रूम से भाग पाती तब तक कवि ने तेजी से दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर फेंक दिया।
रीन आधा दरवाजा खोल चुकी थी और सामने से मिस्टर सरावत अपने रूम में जा रहे थे, जिन्हें देख कवि ने बहुत जल्दी दरवाजा बंद किया और गुस्से में रीन को घूरने लगा। मिस्टर सरावत एक बार बंद दरवाजे को देखते हैं, फिर कुछ सोचकर अपने रूम में चले गए, जहां लीला तो आराम से अपने गिफ्ट और ज्वेलरी ट्राई करके देख रही थी। रीन का रूम। रीन दीवार से सटकर खड़ी थी और कवि गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा था। रीन ने रोते हुए कवि को देखा और बोली, खून कवि प्लीज मुझे जाने दो, ये रूम चाहिए ना, एंड इसको आप रख लो, मैं किसी और रूम। शट अप। कवि ने रीन का जबड़ा दबाया और गुस्से में बोला। रीन सहम गई और रोते हुए कवि को देखने लगी, मगर कवि को कोई फर्क ना पड़ा। क्या कहाँ दूसरे रूम में जाना है या अपने उस सो कोल्ड भाई के पास जाना है जो भाई कम और आशिक ज्यादा दिखता है? कवि जबान संभाल कर बात करिए। रीन हिम्मत जुटाकर एक सांस में बोल पड़ी। कवि रीन के बेहद करीब चला गया, इतना कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। रीन की हाइट कवि से बहुत छोटी थी। रीन को किस करने के लिए कवि को बेहद झुकना पड़ता था, और अपने बेबीज को प्यार करने के लिए तो और ज्यादा। रीन के होंठों से होंठ रगड़ते हुए कवि गुर्राया, ओ तो तुम्हारे पास मुंह भी है। फिर उसका जबड़ा दबाकर डाक आवाज में बोला, ये मुंह खुलना चाहिए पर तभी जब कविन सरावत तुम्हें बाहों में भरेगा, तुम्हारे जिस्म में दाखिल होगा और तुम्हें अपना बनाएगा। उसी वक्त तुम्हारे मुंह से आवाजें सॉरी मून वॉइस निकलनी चाहिए। रीन को कुछ समझ नहीं आता, आखिर इस पागल इंसान को उससे चाहिए क्या? चाहिए बहुत कुछ चाहिए, जो मैं अभी लेने वाला हूँ। कवि की बात सुनकर रीन कांपने लगी और यहाँ कवि ने उसके होंठों पर होंठ टिका दिए। वो रीन को किस नहीं कर रहा था, बस उसके नाजुक होंठ अपने सख्त होंठों से रगड़ते हुए बोला, मैं तुझे वार्निंग देने आया हूँ, दूसरे लड़कों से दूर रहना, किसी से बात मत करना और खास बात अपने भाई से दूर रहना। रीन ने बस हाँ में गर्दन हिलाई। कवि ने उसके लोअर लिप को अपने होंठों में फंसा लिया और खींचने लगा। सस एक सिस्क लेते हुए रीन रोने लगी। कवि का ऐसे छूना उसे पसंद नहीं आ रहा था। कवि होगा दुनिया का प्रिंस चार्मिंग, पर अब रिश्ते में रीन उसकी सौतेली ही सही मासी है। कवि ने उसे कहीं खोए देखा तो एक झटके में रीन के होंठों को जकड़ लिया और पागलों की तरह उसे चूमने लगा। अनायासी रीन के हाथ कवि के कंधों पर चले गए। रीन को मुंह न खोलता देख कवि ने उसके निप्पी को 2 उंगलियों से मसल दिया और टंग एंटर करके पैशनेट होकर चूमने लगा। रीन को सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी। दोनों के होंठ आपस में उलझ चुके थे। कवि के हाथ हल्के हाथों से रीन की नेक को सहला रहे थे और उसकी टंग रीन के मुंह के हर एक इंच का टेस्ट कर रही थी। 15 मिनट बाद कवि रीन से दूर हुआ और उसके बचे हुए ऊपर के कपड़े निकाल दिए। रीन का गुलाबी चेहरा लाल हो चुका था। उसने रोते हुए कवि को देखा और अपने सीने को ढकना चाहा, मगर कवि की डरावनी आंखें देख हाथ नीचे कर लिए। कवि ने उसे बैग पर बिठाया और अच्छे से दोनों बेबी को देखते हुए रीन की साइड में बैठ गया और बोला, देखो कितना रेड हो गए हैं। पहले ही थोड़े छोटे हैं पर 3 साल पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। देखा था मैंने उस रात पार्टी में, इतने छोटे थे कि मेरा तो देखने का मन हुआ था। तब मेरे बेबी बहुत कमजोर थे, बिल्कुल छोटे लेमन की तरह। हाँ, पर कुछ लड़कों ने इनकी तारीफ की तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, बाद में मैंने सबको मार भी डाला था। उस रात के बाद से मैंने ठान लिया मेरी बेबी के बेबीज को सिर्फ मैं देखूंगा और मैं ही तारीफ करूंगा इन क्यूट लाइन्स की। उद्धरण चिन्ह। बस अब रीन का डरना जायज था। कवि जब भी रीन के सीने को लेकर अजीब अजीब बातें करता था, रीन को चक्कर आने लगते थे। क्या कहा इन्होंने, मतलब उस दिन से ये मेरी बॉडी से अट्रैक्ट थे तो 3 साल बाद अचानक कैसे? और जितना हमने इनके बारे में सुना है, जिस चीज पर कविन की नजर पड़ती है, या तो ये उसे अपना बना लेते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। कवि ने रीन के सीने से नजर हटाकर उसके चेहरे को देख सब समझ गया। 3 साल में अपने बिजनेस पर फोकस कर रहा था बेबी। इन 3 सालों में देखो तुम्हारा कविन कितना सक्सेसफुल बन गया। अगर मैं तुम्हें उस वक्त स्टॉप करता तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता अपने एम से। सबसे जरूरी बात, उस वक्त तू सिर्फ 17 साल की थी। क्या तू कवि को झेल पाती अपनी लिटिल चेरी में? रीन ने डरते हुए ना में गर्दन हिलाए और नीचे देखने लगी। कवि टेढ़ा मुस्कुराया, ओ उसकी बेबी कितनी मासूम है। तभी उसकी नज़र रीन के खुले सीने पर गई। कितने लाल हो गए हैं मेरे ट्विन्स, कितना दर्द हो रहा होगा दोनों को। और तू, किसने कहा था उस लड़के के गले पड़ने को? देख कितना दब गए। वेट, कहीं ये दबने की वजह से अंदर की साइड तो नहीं चले गए? इतना क्या, वो दोनों के साथ बहुत अजीब अजीब एक्सपेरिमेंटें करने लगा। कवि के खिंचने से रीन को दर्द हो रहा था। देख तो अभी भी मुझे फ्लैट नजर आ रहे हैं थोड़े। एंड यू नो ना बेबी, मुझे मेरे ऑरेंजेस से कितना प्यार है। वो राउंड ही अच्छे लगते हैं। रुको, मैं इनका पहले वाला शेप वापस लाता हूँ। और बेबी, आखिरी बात कहते हुए उसने रीन की आंखों में देखा और हल्के से उसके लबों को चूम लिया। अब तो रीन को अपनी मौत पास आती दिखाई दे रही थी। ये सनकी इंसान उसके नाजुक बदन को देखकर सच में पागल हो जाता था। कोई कह सकता है इसकी हरकतें देखकर कि ये थाईलैंड का नंबर 1 बिजनेसमैन और एक खूंखार गैंगस्टर है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। और आज उसकी बातें उफ।
कवि दोनों को बारी बारी चूमने के बाद होंठों में भरकर सक करते हुए बाहर की ओर खींचने लगा, जिससे रीन को बेहद दर्द हो रहा था। रीन समझ गई दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगी तो कवि रात भर इनके ऊपर जुल्म करेगा। रीन ने डरते हुए कवि के चेहरे को थाम लिया और हिम्मत जुटाते हुए बोली, को कविन सुनिए। कवि ने वहां जोर से सक किया और रीन की ओर देखा जैसे कह रहा हो, एक डेव को अपने ट्विंस से दूर करना बहुत बुरी बात है। सजा चाहिए क्या तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। रीन ने ना में गर्दन हिलाए और सुबकते हुए बोली, वो दोनों को दर्द हो रहा है। बहुत रात हो गई तो बच्चों को सुला दूजी। यहाँ कवि पिघल गया। उसने रीन के दोनों गालों को चूमा और नीचे दोनों को प्यार से चूमते हुए बोला, मॉमी एंड डैडी बोथ लव यू माई बेबीज, स्लीप वेल। फिर रीन की आंखों में देखते हुए बोला, सो जाओ। और हाँ, किसी लड़के के करीब गई ना तो सबके सामने अपना हक जताने में जरा भी हेजिटेट नहीं करूंगा। शायद तुम जानती हाँ मेरे बारे में, कविन सरावत कितना खतरनाक है। एक बार तो पब्लिक में तुम्हारे साथ। रीन ने कवि के होंठों पर हाथ रख दिया। कवि के होंठ हल्के मुड़ गए। रीन की फिंगर लिक करने के बाद कवि ने दोबारा उसे किस किया और रूम से निकल गया। रीन खुद को समेटते हुए कपड़े पहनती है और दरवाजा अच्छे से बंद करके सोने लगती है, पर उसके दिमाग से कवि की बातें नहीं जाती। तभी उसे याद आया रीन की बहन मीरा दी का आरपे हुआ है। रीन रोने लगी और कल मीरा से मिलने जाएगी इतना सोचकर सो गई। इस बात से अनजान के सुबह रीन और प्रेम के साथ लड़ाई करने के बाद रीन के इस रूम में शिफ्ट होने से पहले कवि इस रूम के कोने कोने में कैमरा लगा चुका था, साथ ही वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए थे। शायद यही वो वजह थी कि कवि ऑफिस नहीं गया और रीन को अपने ऑब्सेशन की कैद में प्रिजनर बनाने के लिए पिंजरा तैयार कर रहा था। हॉस्पिटल। मीरा की नींद खुली। रेन और मान ने उसे बाहों में भरा। रेन रोते हुए बोला, दिया उस घटिया इंसान से कभी नहीं मिलेगी। मान ने कहा, हाँ रेन सही कह रहा है, तू अब उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखेगी। उसकी वजह से को तू कभी माँ नहीं बन सकती। मीरा ने बिना किसी भाव के कहा, ये सब झूठ था, मैं माँ बन सकती हूँ। रेन और मान बहुत हैरान हो गए। क्या ऐसा कैसे हो सकता था? और वो डॉक्टर, उसने झूठ कैसे बोला और क्यों बोला? एक आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, जब उसे पता चलता है उसका प्यार, उसकी होने वाली बीवी उसकी गलती की वजह से माँ नहीं बन सकती, ये दर्द उस आदमी को जीते जी मौत से बदतर जिंदगी देने के काफी है। डॉक्टर बोली मीरा को देखते हुए हल्का मुस्कुराकर। मीरा ने डॉक्टर से अपने साथ हुई वारदात बताई और डॉक्टर के झूठ में मीरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। शायद इसी वजह से ही सही परम कुछ दिन उससे दूर रहेगा और मीरा खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाएगी, परम से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। हाँ, उसका झूठ बोलना गलत था, पर क्या परम सही था? अगर मीरा प्रेग्नेंट होती तो परम के जबरदस्ती एक होने की वजह से अपना बच्चा गंवा बैठती। डॉक्टर और मीरा की प्लानिंग समझकर दोनों ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और मीरा को डिस्चार्ज मिल गया है। ये बात पता चलते हैं मान और रेन उसे घर ले गए। वहीं दूसरी तरफ कविन अपनी कार से परम के घर जा रहा था। कल परम के पापा की डेथ एनिवर्सरी है और परम इस वक्त खुद को बहुत टूटा हुआ और हार हुआ महसूस करता था। कवि का फोन बजा। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट कॉल के अलावा उसे किसी के कॉल नहीं आते। देव का कॉल रिसीव करके कवि ने कहा, हम। व्हाट हैपेंड देव? कवि जैसे जैसे देव की बातें सुनने लगा उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने जल्दी से गाड़ी घुमाई और चिल्लाते हुए बोला, ये तुमने गलत किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तारांकन किसकी शामत आई है? आखिर क्या सुना कवि ने कॉल पर? क्या करेगा कवि रीन के साथ जब उसे दूसरे की बाहों में देखेगा? कौन है देव की एंजल जो ब्लू लोट से प्यार करती है? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 33, वो कभी मां नहीं बन सकती। उद्धरण चिन्ह। रिकैप। कविन अपनी कार से परम के घर जा रहा था। कल परम के पापा की डेथ एनिवर्सरी है और परम इस वक्त खुद को बहुत टूटा हुआ और हार हुआ महसूस करता था। कवि का फोन बजा। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट कॉल के अलावा उसे किसी के कॉल नहीं आते। देव का कॉल रिसीव करके कवि ने कहा, हम। व्हाट हैपेंड देव? कवि जैसे जैसे देव की बातें सुनने लगा उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने जल्दी से गाड़ी घुमाई और चिल्लाते हुए बोला, ये तुमने गलत किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब आगे। रात का वक्त, बैंकॉक सिटी। प्रेम एक सुंदर से बुद्धा टेम्पल के अंदर भगवान के सामने जमीन पर माथा टेके बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेहिसाब दर्द था। प्रेम पिछले 3 घंटों से बैठकर भगवान से अपने दिल का दर्द बांट रहा था। एक मोंक पुजारी प्रेम के कंधे पर हाथ रखते हैं। उन्हें देखकर प्रेम ने अपने आंसू पोंछे और उनके पैर छूने के बाद बोला, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। आप तो सब जानते हैं ना। मोंक मुस्कुराए और प्रेम को प्रसाद देते हुए बोले, ये लो बच्चे। हाँ मैं सब जानता हूँ, भगवान सब जानते हैं और वो तुम्हें इस मुश्किल से बाहर भी निकालेंगे। तुम अपना दर्द बांटो मेरे बच्चे। कहकर वो प्रेम को एक बेंच पर बिठाते हैं और खुद भी उसकी साइड में बैठ जाते हैं। प्रेम ने नम आंखों के साथ कहा, वो मेरी बहन है, मैं उसे बचपन से बहन मानता था।
उसके साथ रहना पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि माँ उसे बहुत प्यार करती थी। मुझे खिलौने देने के बजाय उसे डॉल का सेट लेकर देती थी। मैं रीनू से नफरत करने लगा था। खेलते हुए बहुत बार उसे चोट पहुंचा देता था। पर एक दिन मुझे पता चला माँ तो उसे सिर्फ एक डॉल का सेट देती थी और मेरे लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे जोड़कर साइकिल खरीद कर दी, क्योंकि मैं पैदल स्कूल जाता था। उस वक्त मुझे पता चला मैं गलत सोचता था उनके बारे में। माँ ने कभी भेदभाव नहीं किया और ना रीनू ने। वो मासूम तो बार बार मुझसे बात करने आती थी और मैं उसे डांट कर भगा दिया करता था। पर धीरे धीरे मैं उसे समझने लगा, उसके साथ रहने लगा। उसकी प्यारी प्यारी बातें मेरा सारा दर्द भुला देती थी। हम दोनों भाई बहन की तरह रहते थे, पर मैंने उसे कभी बहन नहीं बोला। एक दिन मैंने माँ और आंटी की बात सुनी, जहाँ मुझे पता चला मैं तो एक अनाथ बच्चा हूँ जिसकी देखभाल एक अनाथ 16 साल की बच्ची ने की, जो मेरी माँ सिया है। रीन के साथ रहते हुए मुझे 10 साल की उम्र से ही कुछ कुछ होने लगा था। मैं हॉस्टल चला गया और अभी 6 महीने पहले से उसके करीब रह रहा हूँ। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। जब उसे मेरे प्यार के बारे में पता चलेगा वो बहुत हट हो जाएगी। मुझे रास्ता दिखाया आप। मोंट ने शांति से कहा, रिश्ता अब जो भी हो, खून का रिश्ता भले ही ना हो मेरे बच्चे, एक वक्त पे तुम उसे बहन भले ही ना मानते हो, उसने तुम्हें भाई माना था। उस रिश्ते की खातिर तुम अपनी भावनाएं दबा लो। उस मासूम की जिंदगी अब नया मोड़ लेने वाली है। कोई उसकी जिंदगी को कैद करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। प्रेम ने बहुत बार पूछा, रीन के साथ क्या होगा, कौन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मगर मॉम सिर्फ मुस्कुरा दिए और ज्यादा परेशान ना हो कहकर प्रेम को घर भेज दिया। वही दूसरी तरफ परम एक डार्क रूम में लगभग अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। देव और कवि गुस्से में उस डार्क रूम का दरवाजा तोड़ने के बाद परम को देखते हैं जो लहूलुहान हुआ पड़ा था। परम के माथे पर रुमाल बांधकर कवि ने परम के गालों को थापत पाया, मगर परम तो पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। नहीं मीरा, मुझे मत छोड़ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम कोशिश करेंगे, तुम जरूर माँ बन जाओगी। कवि ने परम को होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर परम होश में नहीं आया। वो पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। कवि ने एक जोरदार पंच उसकी मुंह पर मारा और जोर से चिल्लाया, शट अप परम, हैव यू लॉस्ट। एक लड़की के लिए तुझ जैसा गैंगस्टर रो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। कवि की बात सुनकर देव का मुंह बन गया। देव भी बहुत क्रूएल है, बट प्यार क्या होता है उसकी एंजल बता चुकी है। पंच खाकर परम थोड़ा होश में आया और कवि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कवि और देव दोनों उसे हॉल में ले गए और उसकी बैंडेज की। कवि परम के ऊपर चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान खतरे में डालने की। देव भी गुस्से में बोला, तुम्हें ये हक किसने दिया परम। परम ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने अपने अजन्मे बच्चे को दुनिया में लाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मेरी मीरा व अंडस को वो कभी माँ नहीं बन सकती। उद्धरण चिन्ह। कवि उसकी बातें सुनकर परेशान हो गए। मिस्टर सरावत और परम के पापा मिस्टर थिरावत दोनों जाने माने माफिया थे। मिस्टर थीरवित की मौत के बाद कवि के पापा ने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया। परम के पापा ने कहा था उन्हें परम का अंश इस दुनिया में चाहिए। जिस लड़की से वो प्यार करे उसके साथ शादी करके एक प्यारे से बच्चे को दुनिया में लाए। पर अब परम कभी बाप नहीं बन सकता। कल उसके पापा की डेथ एनिवर्सरी थी, ऊपर से आज ही के दिन उसकी मीरा ने क्या कुछ नहीं खो दिया। देव ने कहा, क्या कहा तूने, मीरा माँ नहीं बन सकती। कल रात तो वो ठीक थी, तेरे आरपे करने से बेचारी मरी नहीं थी। कवि की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता। मतलब ये प्यार में पागल आशिक परम मीरा को एक खरोच नहीं आने देता था, उसके साथ इतना बुरा किया। हाँ, कल रात की वजह से कुछ नहीं हुआ, पर आज मैं दोबारा उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ था, जिस वजह से उसके बॉडी पार्ट कहते हुए परम रो पड़ा। मतलब ऐसा होता है प्यार, कहते कुछ और है करते कुछ और है। मेरी बेबी को मेरी सनक ही मुबारक। कविन सरावत कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सनक ही काफ़ी है अपनी बेबी और दोनों बच्चों के लिए। मेरा ऑब्सेशन इतना बुरा है तो प्यार कितना बुरा होगा। इतना सोच कवि ने ड्रॉर से इंजेक्शन निकालने के बाद परम को बेहोश कर दिया, क्योंकि वो पागलों की तरह खुद को पिट रहा था। कवि और देव भी परम के विला पर रुक गए। कवि का तो मन था रीन को बाहों में भरकर सोने का। क्यों, अब रीन उसके घर में रहती है तो कवि रोज रात रीन के साथ सोएगा, अपने बच्चों को प्यार करेगा, उन्हें मुंह में भरकर दिन से रात चुमेगा, इतना सब करेगा कि बस मिलकाना ही चाहिए। इतना सोच कवि टेढ़ा मुस्कुराया और सोने लगा। देव उसे अजीब तरह से घूर रहा था, जैसे कवि दूसरे प्लानेट से आया हुआ अजूबा हो। देव अजीब मुंह बनाते हुए बोला, तू मुस्कुरा भी सकता है। कवि, अंडस को तू कौन सा मुस्कुराता है। देव बोला, अंडस को ठीक है, सो जा। कवि ने उसे एक लुक दिया, बदले में देव ने भी एक लुक दिया और दोनों एक एक काउच पर लेट गए। परम भी एक काउच पर ही सोया था। अगली सुबह, आज की सुबह बहुत प्यारी थी। रीन नहाने के बाद सीधा नीचे पहुंची जहां सभी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे तो लग रहा था कवि दोबारा परेशान ना करे।
कवि का क्या भरोसा। 3 साल पहले एक पार्टी में उसने रीन के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए थी। रीन को सिया जी और प्रेम कहीं नहीं दिखे। उसने परेशानी यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। मिस्टर सरावत और लीला दोनों डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर चेयर खिंच बैठ गए। उनकी नज़र रीन के ऊपर पड़ी जो किसी को ढूंढ रही थी। किसे ढूंढ रही हो रीनू? लीला बोली। रीन चेयर पर बैठकर परेशान होते हुए बोली, प्रेम और माँ कहाँ है? माँ मंदिर गई है और प्रेम सुबह सुबह हॉस्टल शिफ्ट हो गया। उसका बिहेव बहुत अजीब होता जा रहा है, लीला बोली ब्रेकफास्ट करते हुए। रीन ने थोड़ा सा खाया और कॉलेज निकल गई। मिस्टर सरावत ने बहुत बार कहा रीन ड्राइवर के साथ जाए, मगर रीन बस से चली गई। उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी और आदत लगानी भी नहीं थी। तारांकन रीन और नकुल की किसिंग फोटो देखकर कवि का दिमाग घूम गया और वो गुस्से में रीन के कॉलेज निकल गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 34 आई वोंट स्पेयर यू उद्धरण चिन्ह। अब आगे रीन कॉलेज जाने के लिए बस में बैठी थी जहां भीड़ तो बिल्कुल नहीं थी ज्यादा। एक स्कूल की मासूम सी बच्ची के पीछे कुछ आवारा लड़के बैठे थे। वो लड़के कभी उस लड़की के बालों को कभी कपड़ों को छू रहे थे। रीन मासूम जरूर है, बहुत अच्छी भी है, उससे देखा न गया, इसलिए बिना देरी किए उस लड़की के साइड में बैठ गई। जो देख लड़के रीन को गुस्से से घूरते हैं और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। तुम अपने साथ गलत होते हुए कैसे सह सकती हो बच्चा? उद्धरण चिन्ह। रीन की प्यारी आवाज़ सुनकर उस 15 साल की लड़की ने अचानक रीन को गले लगा लिया और बोली, आप कौन हो? और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। साओ पी साओ थाई में बहन को साओ बोलते हैं। रीन उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, बताओ ना आपको क्यों परेशान करते हैं वो बदमाश बच्चे? फिर खुद से, इतनी कम उम्र में उन्हें इस बच्ची से क्या ही मिलेगा? इसकी बॉडी तो केपेबल ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रीन ने लड़की का चेहरा हाथों में थामकर पूछती है, बोलो क्यों तुम उनके खिलाफ नहीं गई? चुपचाप अन्याय सह रही थी। मैं मजबूर हूँ, कभी कभी हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, ना चाहते हुए भी हमारी किस्मत इन जैसे बुरे इंसानों के साथ जुड़ जाती है। ये लड़का मेरा सौतेला भाई है। मेरी माँ सब जानती है पर कुछ कहती नहीं है, क्योंकि हम इन बुरे लोगों के साथ रहते हैं। ये लड़का जो मेरा स्टेप ब्रदर है, ये और इसके दोस्त आधी रात को मेरे रूम में अंडस को मुझे तो मर जाने का। रीन ने उसके होठों पर उंगली, नहीं बच्चा ऐसा नहीं कहते। फिर खुद से बोली, हम भी उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनकी छुअन से हमारे जिस्म में उतना दर्द नहीं होता, उतनी उनकी बातें दर्द देती है। हम भी कविन से बहुत दूर जाना चाहते हैं। हम खुद को तो नहीं बचा सकते पर आपको जरूर बचाएंगे प्रिंसेस। रीन ने लड़की को पैसे ऑफर किए, पर वो मानी नहीं। इस लड़की को घर चाहिए ताकि ये उस लड़की से बच सके। रीन ने कहा, तुम काम करोगी तब तो पैसे लोगी ना? लड़की की हाँ सुन रीन ने उसे फ्लावर शॉप का एड्रेस दे दिया। चाइल्ड लेबर के बारे में रीन जानती है और उसका दिल भी नहीं था इतनी छोटी बच्ची को काम करने देने का। लड़की बस फ्लावर शॉप में पढ़ाई करे इतना सोच रीन ने उसे जॉब ऑफर की। लड़की के हिस्से का काम भी रीन संभालने वाली थी। फिलहाल रीन उसे 8000 बात देती है, जो लड़की पहले एक्सेप्ट नहीं करती मगर रीन को नाराज होता देख ले लेती है। तुम आज रात से स्टेलिन हॉस्टल में रहोगी। मैं तुम्हारा रूम रेडी कर रही हूँ, वहाँ कुछ मत कहो। तुम पैसे चुका देना काम करके, और मैं जल्दी तुम्हारे लिए घर का इंतजाम करती हूँ। उसका रेंट धीरे धीरे पे कर देना। कहकर रीन उतर गई। उसका स्टॉप आ गया था। वही दूसरी तरफ कवि की नींद खुलती है तो सामने से देव टोवल लपेट कर आ रहा था। घर में सभी सर्वेंट काम कर रहे थे और ये देव ऐसे घूम रहा है। हाँ, कवि खुद भी अपने रूम में बिना कपड़ों के सोता है, पर उसका ये दोस्त छी अंडस को रुको ऐसे सबक सिखाना पड़ेगा। इतना सोच कवि बिना देरी किए काउच से उठा और देव का टॉवल खिंचकर भाग गया। अब देव क्या करे, कोई उसकी अमानत देख पाता। तभी उसने परम की ब्लैंकेट छीनी और खुद को कवर करके चिल्लाया, कवि के बच्चे, आयल के लिए तुझे तू मैं मार डालूंगा। कवि टेढ़ा मुकुरा कर देव को चिढ़ाने वाला लुक देकर बोला, मारने के बारे में सोचना मत। पहले सोचता तो चलता, पर अब मुझे मिल्क पीना है, समझा मेरे लंगोटिए यार। उद्धरण चिन्ह। कवि रूम में जाते हुए सीरियस वे में खुद से, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मेरी रीन है, 2 जुड़वा बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और हक भी। मैं आइडियल डैडी बनकर रहूंगा। कॉलेज। रीन जल्दी जल्दी में क्लासरूम में पहुंच गई जहां नकुल रीन का ही इंतजार कर रहा था। लगता है बहुत ज्यादा देर हो गई। नकुल का फेस बता रहा है मैंने ज्यादा वेट करवा दिया। कहते हुए रीन नकुल के पास पहुंच गई। नकुल ने रीन को देखा और मुंह बनाकर बोला, इतनी देर लगती है क्या? लगता है मेकअप की दुकान मेकअप करने में बिजी थी। रीन ने कुछ न कहा, उसे आदत थी नकुल से ऐसी बातें सुनने की। नकुल की नज़र में रीन कभी खूबसूरत थी ही नहीं। दोनों क्लासरूम से निकलकर ड्रामा रूम की तरफ बढ़ गए, जहां पिंकी गुमसुम सी बैठी हुई थी। शायद लकी को ही याद कर रही हो। लकी और उसके बीच उस रात जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
लकी की छुअन पिंकी को अभी भी अपनी पिंकी पर महसूस होती थी, इसलिए पिंकी का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। रीन ने पिंकी से सुबह मिली लड़की के बारे में बताया। दोनों उस लड़की की हेल्प करने की ठान लेती है। रीन और पिंकी दोनों बातें कर रहे थे। कुछ लड़कों का मोह बना हुआ था, वो आपस में बातें कर रहे थे। मतलब हद है, रीन अमीर लड़कों से दोस्ती नहीं करती, दूर भागती है। तो ये नकुल क्या रिच नहीं है? अंडरस्को एक लड़का बोला रीन को देखते हुए। पूरे 6 महीने तक स्लम बॉय बनकर उसका दिल जीता, तब जाकर उसने दोस्ती की मुझसे, नकुल बोला। नकुल को देख वो लड़के जो नकुल के दोस्त ही थे बोले, पर अब तो पता है ना तू अमीर है, फिर भी दोस्ती नहीं तोड़ी। रात को उसके घर के नीचे सॉरी का बोर्ड लेकर पूरे 2 महीने खड़ा रहता था। 2 महीनों में रोज रात ये मेरा काम बन गया था, पर वो तो पिघलती ही नहीं थी। क्या तुम रीन से प्यार करते हो? एक लड़का चाहते हुए बोला। प्यार? नो वेज। मैं क्यों इससे प्यार करने लगा? ये दोस्ती इसलिए क्योंकि वो अमीरी के पीछे नहीं भागती, एंड मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी दोस्त बनाने के लिए। शी इज माई फ्रेंड, डोंट लुक एट हर विद बैड इंटेंशंस। नकुल की वार्निंग मिलते ही सब चुप हो गए। पिंकी हॉस्टल चली गई, उसे बेचैनी हो रही थी इसलिए। पिंकी अनाथ है इसलिए हॉस्टल में और कभी कभी रीन के घर रहती है। पिंकी अपना ख्याल रखे इतना कह रीन प्रैक्टिस करने चली गई, क्योंकि नकुल उसे गुस्से में घूर रहा था, बिकॉज रीन ने ऑलरेडी लेट करवा दिया था। वही दूसरी तरफ मीरा सो रही थी। मान उसके रूम में जाकर देखता है जहां मीरा की आंखों के कोने भीगे हुए थी। मीरा के सिरहाने बैठ मान ने उसकी हथेली हल्के हाथों में थामी और प्यार से चूम लिया। क्या करता मैं बचपन का प्यार थी, तुम मेरा आज तक बता नहीं पाया। सिवाय तुम्हें प्यार से देखने के मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का हक तक नहीं मिला, मान बोला। मान ने मीरा के माथे को चूमा और रूम से निकल गया। उसके आंसू मीरा के माथे पर बिंदी की तरह सज चुके थे। रेन ने खिड़की से ये सब देखा और खुद से बोला, क्यों मान भाई, क्यों दी को अपनी फीलिंग नहीं बताई? मान के जाते ही मीरा की आंखों से आंसू बरस पड़े। परम की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में था और देव उसके साथ था। कवि को जरूरी काम था कंपनी में, इसलिए वो बिना मन की कंपनी निकल गया। कवि को अपने बिजनेस के साथ ही मिस्टर सुरावत के बिजनेस को भी देखना पड़ता था। कैसे भी होती तो उसके पापा। कवि की बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी थी। कवि कोई भी डील कुछ मिनट में ही क्रैक कर लेता था। शाम का वक्त, मीटिंग खत्म करके कवि अपने केबिन में आ गया। कवि ने आज दिन भर अपने बेबी और रीन को बहुत ज्यादा मिस किया था। उसकी क्राविंग बढ़ती ही जा रही थी। कवि ने आज ब्लू कलर बिजनेस सूट पहना था। उसका बिना किसी भाव का हैंडसम चेहरा देख कोई भी उसका दीवाना बन जाए। कवि ने लैपटॉप निकाला और रीन के रूम की लाइव फुटेज देखने लगा, जहां रूम में कोई नहीं था। शाम हो गई, ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या कर रही है कॉलेज में? सोचते हुए कवि ने बॉडीगार्ड को बुलाया और रीन के कॉलेज भेज दिया। कवि ने कल रात वाली फुटेज स्टॉर्ट कर दी, जहां कवि के जाने के बाद रीन रोते हुए सो चुकी थी। करीब आधे घंटे तक कवि उस फुटेज को देखता है जहां रीन रोते हुए खुद में सिमट रही थी। कवि की शैतानी आंखें रीन को संजीदगी से घूर रही थी। उसका बस चले तो अभी स्क्रीन के अंदर जाए और रीन को बाहों में भरकर अपना हक जमाए। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा प्रैक्टिस जोरों से चल रही थी। कुछ ही दिन बचे थे ड्रामा को। रीन और नकुल स्टेज से नीचे आते हुए बातें कर रहे थे। रीन नकुल को देखती है जो सिगरेट जलाने वाला था। रीन ने उसकी सिगरेट छीन ली और बोली, मना किया है ना? उद्धरण चिन्ह। मासूम तो तू है नहीं, चुड़ैल कहीं की हर बार आंखें दिखाती है। नकुल ने सिगरेट छीनते हुए कहा। हाँ हूँ तो, किसने कहा था स्लम बॉय बनकर मुझे दोस्ती करने को? उद्धरण चिन्ह कहकर रीन ने हाथ अपने सर के ऊपर कर लिए। नकुल उसे छीनने लगा। दोनों अपनी मस्ती में गुम थे। रीन मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी मुस्कान कवि ने देखी ही नहीं थी। वही कुछ लड़कियां रीन को गुस्से में घूर रही थी। नकुल जैसा हैंडसम और रिच बंदा उन्हें भाव नहीं देता और इस रीन से इतना चिपकता है। ऐसा क्या है इस गरीब बाईचा में? ऐसा सोचते हुए वो मुंह बनाते हुए निकल गई और उनकी खिंचातानी में सिगरेट के पार्टिकल्स रीन की आंखों में चले गए। रीन रोने लगी थी। नकुल उसकी आंखें साफ करते हुए डांट लगा रहा था, तुझ में दिमाग नहीं है रीन? इतना स्मार्ट होने का क्या फायदा जब खुद को प्रोटेक्ट ना कर सको? पहले निकालो इसे, आ दर्द हो रहा है। नकुल रीन के चेहरे के बेहद करीब था। दोनों की इस पोजीशन में फोटो खींचकर बॉडीगार्ड कवि को भेज देता है। वही कवि रीन को किसी और की बाहों में वो भी किस करता देख गुस्से में पागल हो चुका था। उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं था। उसने गुस्से में अपना केबिन तहस नहस कर दिया और जोर से चिल्लाया, आई यू आर मिस्टेकन बेबी, आई वोंट स्पेयर यू। रीन के होंठ किसी गैर मर्द की बाहों में कैद है, यही सोच सोचकर उसका दिल जल रहा था। कवि गुस्से में रीन को खत्म कर देगा। अगर रीन की अक्ल आर पे करके ठिकाने पर आएगी तो कवि ये करने के लिए भी तैयार है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 35, कवि का गुस्सा रीन के ऊपर। अब आगे, नकुल को घर भेजने के बाद रीन ने पिंकी को कॉल किया।
पिंकी जो उस लड़की अंशी के साथ बैठकर बातें कर रही थी, रीन का कॉल रिसीव करके बोली, रेनू कितनी देर हो गई? तू आज रात हॉस्टल रुकने वाली थी ना? रीन ने कहा, हाँ, अभी अभी नकुल को घर भेज दिया। मैं हॉस्टल आ रही हूँ, अभी कॉरिडोर में हूँ। वैसे वो छोटी बच्ची आ गई क्या? उसकी माँ ने उसे आने तो दिया होगा ना? मैं उसके बालों में चिंपी कर रही हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है। मंदस को, मगर रीनू ये अलग रूम में नहीं रहना चाहती, और मेरे रूम में एक ही बेड है और तू भी यहाँ आने वाली है। आप फिक्र मत करो, मैंने नकुल से बात की है। बच्ची और उसकी माँ के लिए मैं घर देखने जाऊंगी, तब तक हमारे साथ ही रहेगी। और इतना कह रीन ने कॉल रख दिया। वही पिंकी परेशान हो गई। उसे छोटी बच्ची से कोई परेशानी नहीं थी, उसे तो लकी से प्रॉब्लम थी, क्योंकि लकी कभी भी उसके हॉस्टल रूम में घुस जाता है। अब तो ये बच्ची भी है उसके साथ। रीन कॉरिडोर से निकलती तभी किसी ने उसका हाथ खींच लिया और एक खाली क्लासरूम में जोर से धक्का दे दिया। आहे! रीन जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने रोते हुए अपनी नजरें उठाए, मगर सामने खड़े गुस्से में पागल कवि को देखकर उसका दिल और बदन दोनों कांप गए। खा खून कवि! रीन ने इतना ही कहा था, तभी कवि ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। कॉलेज में कुछ ही लोग मौजूद थे और ये रास्ता गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाता है, तो यहाँ कोई नहीं आएगा। रीन जमीन पर रेंगते हुए पीछे हटने लगी। कवि का हैंडसम फेस इतना डरावना लग रहा था कि रीन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हर बार से कवि की आंखें आज कुछ अलग लग रही थी, माना उसकी आंखों में कभी रीन के लिए प्यार नहीं था, बट अपने बेबिज के लिए ही सही उसकी आंखें थोड़ी बहुत शांत रहती थी, मगर आज उसकी आंखों में रीन ने अपनी तबाही देख ली थी। कवि ने ब्लेजर उतार दिया और शर्ट के बटन खोलते हुए रीन के पास पहुंच घुटनों के बल बैठ गया। बहुत शौक है ना घटिया हरकतें करने का। मैं वहाँ तेरे बारे में सोच रहा था, मेरे इन बच्चों के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था, और तू यहाँ अंडरस्को छी। कवि रीन के बालों को खींचते हुए दांत पीस कर बोला। आह कवि छोड़िए! रीन के बर्दाश्त से बाहर था ये दर्द। कवि की पकड़ बेहद मजबूत थी। रीन उसकी परफेक्ट कट्स और 8 पैक एब्स वाली बॉडी देखकर पहले ही डर चुकी थी। कवि ने रीन की आंसुओं से भरी आंखों में देखकर उसके बाल और जोर से खींचे। आहे कवि, दर्द हो रहा। रीन अपनी बात पूरी करती तब तक कवि ने उसे बालों से पकड़ा और खड़ा करके टेबल के पास धक्का दे दिया। रीन की कमर में चोट लग चुकी थी। रीन को लगा कवि को पता चल गया है वो आज हॉस्टल में सोने वाली है, इसलिए कवि उसके साथ जबरदस्ती करने आया है, अपना गुस्सा निकालने आया है। कवि ने अपनी शर्ट निकाल दी और गुस्से में रीन के पास पहुंच गया। रीन रो रही थी, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बरसने लगे थे, और यहाँ कवि का मन कर रहा था रीन का गला दबाकर उसकी जान ले लेनी चाहिए। भले ही उसका ऑब्सेशन अपने बेबीज से था, बट उतना ही रीन से भी था। ये लड़की कैसे किसी लड़के को चूम सकती है? अगर इस लड़की ने उस लड़के को चूमा है तो पक्का ये उससे प्यार करती होगी। मतलब ये घटिया लड़की उस फूकर के साथ से भी कर चुकी होगी, क्योंकि ये इनोसेंट तो है नहीं, बिल्कुल चालबाज दिखती है अपनी बहन की तरह। रीन रोते हुए बोली, कभी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ कर दूँ, छोड़ दूँ तुझे, ताकि तू दूसरे लड़कों का बेड हीट से भर दे। सच में इतनी आग है तेरी चेहरी में? कवि दहाड़ा। कविन आप क्या कह रहे? आह! रीन की बात पूरी होने से पहले कवि रीन की कमर बेरहमी से पकड़कर उसे टेबल पर बिठा देता है और उसका जबड़ा दबाकर कहता है, बहुत आग बढ़ गई है ना तुझमें? उद्धरण चिन्ह। रीन रोते हुए ना में गर्दन हिलाने लगी। उसका मर जाने का मन कर रहा था। कवि की आंखें देख रीन अपना अंजाम उनमें देख चुकी थी। कवि रीन की आंखों में देखते हुए बोला, इतनी जरूरत थी तुझे तो एक बार मुझे कह देती। मैं कल रात ही तुझे इतना प्यार करता कि तू किसी गैर आदमी के बारे में सोचती नहीं। मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर देता। रीन ने रोते हुए ना में गर्दन हिलाई। वो कुछ बोलना तो चाहती थी, पर कवि को देख उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। रीन कुछ कहती तभी कवि ने अचानक कुछ ऐसा किया जिससे रीन की सांसें गले में अटक गई। कवि रीन की वाइट शर्ट की स्लीव्स फाड़ चुका था। रीन का गला दबाते हुए उसने रीन की शर्ट उसके बदन से अलग कर दी और गुस्से में चिल्लाया, ये अंडरस्को, तेरी ये बॉडी, ये फिगर, ये रसीले होंठ, ये सॉफ्ट बी बाइज, तेरी लिटिल चेरी चेरी, सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा, और तूने इन होंठों पे किसी और का एहसास फील किया। रीन तो उसकी बातें सुनने और समझने की कंडीशन में नहीं थी। कवि बहुत जोर से उसका गला दबा रहा था। रीन की सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता देख कवि ने हाथ वापस ले लिया। उसने अपनी गोरी बाजुओं को कवर करना चाहा, पर कवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक डेंजर लुक दिया, अगर अपनी बॉडी का एक भी पार्ट कवर किया तो जान से मार दूंगा। रीन ने हाथ पीछे खींच लिया और सिसकने लगी। रीन को आज अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान सब खतरे में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी रो रो कर। कवि रीन को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके सीने से अपना सीना फोर्स के साथ दबाते हुए उसकी इन्हें निकाल देता है। क्या कवि हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं? हमारे साथ जबरदस्ती अंडरस्को? रीन की सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए कवि ने अपनी डाक आवाज में कहा, सही सोचा।
आज तेरा रे अंडरस्कोप होते वक्त तू मर भी जाएगी तो भी ये कविन सरावत नहीं रुकेगा। कवि ने रीन के कांपते होठों को देखा और उसे रीन का घटियापन याद आ गया। उसने गुस्से में रीन के लाल होंठों को अपने होंठों में फंसा लिया और एक हाथ से उसके बेबी को दबाने लगा और दूसरे से रीन के बालों को सहला रहा था। कवि रीन को किस नहीं कर रहा था, बल्कि टॉर्चर कर रहा था। उसके दांत रीन के नाजुक लबों को काट रहे थे। कवि ने अपने दोनों बेबी को जकड़ा और बोला, तुमने गलती कर दी मेरे बच्चों। एटलीस्ट डैड को इन्फॉर्म करना था कि तुम्हारी माँ क्या गुल खिला रही है, मगर नहीं, एंजॉय तो तुमने भी किया होगा ना। रीन के होंठों के किनारों से खून निकलने लगा था, जो देख कवि वापस उसके निचले होंठ को अपने होंठों में फंसाकर खींचने लगा। उसकी टंग रीन के मुंह में घूम रही थी। कुछ पल बाद रीन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो कवि के कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी, पर कवि को कोई फर्क ना पड़ा। 15 मिनट बाद कवि रीन के होंठों से अपने होंठ अलग करता है और गुस्से में कहता है, अब पनिशमेंट शुरू करते हैं। रीन गहरी सांसें ले रही थी, उसका खुला सीना ऊपर नीचे हो रहा था। भले ही कवि रीन से बेहद नाराज था, पर अपने बच्चों को देख उसका गला सूख गया और उसे प्यास लगने लगी। कवि रीन से चिपक कर खड़ा था, जिस वजह से उसकी निचली बॉडी रीन के निचले बदन से टकरा रही थी। रीन को कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रीन का ऐसा रिएक्शन देख कवि बिना किसी भाव के बोला, कविंग वॉन्ट्स योर लिटिल चेरी चेरी एंड ही इज नाउ रेडी टू स्टक विद हर। रीन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कवि ने सब इग्नोर किया और रीन को बाहों में भरकर नीचे झुक गया। एक बेबी को मुंह में भरते हुए कवि बोला, आज डैडी तुम्हें पनिश करेंगे। बहुत हुआ दूसरे अंकल से चिपकना, क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है? मैं बेबीज उद्धरण चिन्ह। रीन ने कवि को देखा, जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। कवि ने एक बेबी को थामा और शेक किया, जैसे उसके प्यारे बच्चे डैडी से कह रहे हो, नो डैडी यू लव अस सो मच एंड वी टू। उद्धरण चिन्ह। देख मेरे बच्चे मना कर रहे हैं, बस तुझे ही दूसरे आदमियों की बाहों में खुशियां ढूंढनी होती है। बट अब और नहीं, आज के बाद तेरी सभी चीजें मेरी हुई। तेरे जिस्म का हर एक कतरा मेरी मौजूदगी से दर्द सहेगा। आखिरी बात कहते हुए उसने रीन को पैंटी के ऊपर से छू लिया। आहे, एक सिस्क लेकर रीन ने कवि से नजरें फेर ली। यहाँ कवि का जबड़ा कस गया। कवि ने रीन को अनदेखा किया और एक सीने को मुंह में भर लिया और काटने लगा। उसके एक हाथ रीन के बालों को खींच रहा था और दूसरा एक बेबी को बेहद फोर्स से दबा रहा था। आज उसके बर्ताव में जरा भी नरमी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। रीन चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर कवि ना रुका। उसने बारी बारी दोनों बेबी को बेहद दर्द दिया। रीन को लग रहा था कवि उसके बदन की खींचकर जिस्म से अलग करना चाहता है। कवि ने रीन को देखा और अपनी टंग लगाकर बेबी को हाथों में थाम जोर से प्रेस किया। यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा। कहाँ गया सब कुछ? कवि ने रीन को गुस्से में घुरा और कहा, मिल्क क्यों नहीं आ रहा? कहीं तूने मना तो नहीं किया मेरे बच्चों को? क्या तुम इनके इकलौते डैडी को भूखा मारना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। रीन को तो पहले झटका लगा कवि का पागलपन देख। रीन ने रोते हुए ना में गर्दन हिलाई। वो कुछ कहती तभी कवि ने उसके बेबी की चेहरी पर जोर से बाइट किया, इतना कि रीन की आंखें बाहर आ गई और आंसू बरस पड़े। कवि दोनों बेबी को जोर से दबा रहा था, मगर क्या फायदा, उसे एक बूंद तक नसीब ना हुई। कवि फिर से दबाते हुए सख्त करता है, पर नतीजा कुछ न निकला। पर अब कवि को बेहद गुस्सा आ गया। रीन तो कवि की हरकतें देख कुछ कह नहीं पा रही थी। कवि ने एक साइड काटते हुए गुस्से में कहा, आह, एक बूंद भी नहीं आ रही। मेरे बच्चे भी गद्दार निकले, जानबूझकर मुझे मिल्क नहीं दे रहे हो ना? क्या तुम्हें भी अपनी माँ की तरह पराये आदमियों को सब कुछ देना पसंद है? फिर गुस्से में रीन और बेबीज को घूरते हुए कहता है, एक बात दिमाग में फिट कर लो, तुम दोनों लड़की तू और ये दोनों मेरे ट्विंस सिर्फ मेरे हो, और बहुत शौक है ना अपना जिस्म कुचलवाने का। मैं हूं ना यहाँ। रीन ने कुछ न कहा, वो बस रोती रही। यहाँ कवि ने रीन का किस्सा याद करके गुस्से में कहा, शायद तुझे पैसों की जरूरत होगी तभी तू ये सब काम करती है। पैसे पैसे, डैम इट, तुम औरतों को कितने पैसे चाहिए होते हैं? उद्धरण चिन्ह। पैसे मैं दूंगा, पहले मुझे मेरा हक लेने दे। एक बार मेरी मिस्ट्रेस बन जा, फिर तेरी लाइफ मनी से भर दूंगा। तेरा मिस्ट्रेस बनने के लिए हमारा एक होना जरूरी है। रीन कुछ कहना चाहती थी, पर कवि की हरकतें अपने सीने पर महसूस कर वो कांप उठी। आज हमारा ऐसा मिलन होगा कि तुझे मॉन्स्टर कवि से प्यार हो जाएगा। आई नो यू लाइक बिग बॉय एंड आई एम ह्यूज टू हैंडल, कहकर कवि रीन के सीने को सख्त करने लगा और दूसरा हाथ नीचे बढ़ाकर रीन की थाई सहलाते हुए वहां चिमटी काटी। उसने कवि का हाथ पकड़ना चाहा, मगर कवि ने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़े। कवि, हम हमारी बात सुनिए, हाँ हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। कवि ने अपनी पैंट से हैंडकरचीफ निकाला और रीन के मुंह पर बांधते हुए बोला, अच्छा तो कौन कर सकता है? तेरा वो कॉलेज वाला आशिक या फिर वो मीना रेन? देख चिल्लाना मत, वैसे भी तेरा फर्स्ट टाइम नहीं होगा ये। इनोसेंट बनने का नाटक मेरे सामने करना ही मत।
आखिरी बात कहते वक्त कवि ने दांत पीस लिए थे। कवि आगे बोला, बचनों कवि बहुत ज्यादा डेंजर है, एक बार इसे टेस्ट कर फिर बाकी सभी को भूल जाएगी। रीन अपनी इंसल्ट सुनकर रो रही थी। वो कवि से कुछ कहना चाहती थी, पर कवि ने उसका मुंह बंद कर दिया था। रीन को कवि ने थोड़ा इनोसेंट समझ लिया था। उसे रीन प्योर लगती थी, मगर आज उसकी किसिंग फोटो देखकर कवि ने अस्यूम कर लिया रीन बाकी लड़कियों की तरह ही पैसों के पीछे भागने वाली लड़की है। रीन ने किस करी है तो से भी कर चुकी होगी, इतना सोच कवि का खून खौल रहा था। यहाँ कवि ने एक हाथ नीचे लाकर रीन की स्कर्ट में डाल दिया। रीन चीखना चाहती थी मगर कवि ने उसका रुमाल नहीं हटाया और बेरहमी से लिटिल रीन को इनके ऊपर से मसलने लगा। आहा तू सच में फायर है बेबी, कवि को ये सब अभी हासिल करना है। रीन उसकी बातें सुनना में गर्दन हिलाने लगी और यहाँ कवि ने उसकी पैंट आई साइड करके वहां छू लिया और एक झटके में उसकी बॉडी से पेंट आई अलग कर दी। आह के क्वी, रीन चिहुक उठी, उसकी आवाज हैंकी में दब गई थी। रीन के प्यारे से चेहरे को दीवानगी से घूरते हुए अचानक कवि ने लिटिल चेरी में उंगलियां दाखिल कर दी और यहाँ रीन की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अपनी उंगलियों पर कुछ गिला महसूस कर कवि ने रीन को देखा, वो तो खुश हो गया। उसने दोनों फिंगर वापस ली और खुश होने लगा कि उसकी बेबी उसके छूने भर से ही पिघल रही है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।